हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपने आरएस मेंस बैच में अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सेल्फ एंड पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे बनता है, सेल्फ क्या है, आपका स्वयं जो अंदर हम महसूस करते हैं कि मैं कौन हूँ। इनके बारे में हम देखेंगे कैसे पर्सनैलिटीज अलग अलग होती हैं। तो इसका जो इंडेक्स है वो इस तरीके से रहेगा कि कंसेप्ट क्या है, सेल्फ का कंसेप्ट क्या है, बिहेवियर मतलब हमारा जो सेल्फ होता है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रेगुलेशन, कैसे आपको खुद को रेगुलेट करना होता है, एस्टीम कैसे बढ़ती है, कैसे कम ज्यादा। कई बार आपने देखा है कि कुछ लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग कम कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है। उसके अलावा पर्सनैलिटी क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है, ऐसा फिक्स पार्ट जिसको चेंज करना काफी मुश्किल होता है। पर्सनैलिटी कैसे बनती है, किन कारणों से बनती है, वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा मेजर जो अप्रोच है टू स्टडी द पर्सनैलिटी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो टाइप, ट्रेट, 5 फैक्टर मॉडल क्या है, साइकोडायनामिक, बिहेवियर, कल्चर, ह्यूमनिस्टिक एंड हेल्दी पर्सन कौन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं पर्सनैलिटी के हिसाब से। उसके अलावा नेक्स्ट वी विल सी असेसमेंट कैसे करेंगे पर्सनैलिटी का, किस किस माध्यम से आप जज कर सकते हैं कि कौन सी पर्सनैलिटी किसकी क्या रहेगी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। देखिए सबसे पहले अगर जैसे देखो, हम कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने खुद के बिहेवियर को एनालाइज कर रहे होते हो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, या हम दूसरे के बिहेवियर को भी एनालाइज कर रहे होते हैं कि सामने वाला इंसान अच्छा है, बुरा है, शर्मिला है या आउटगोइंग है, करेजियस है। तो अलग अलग विचार हमारे दिमाग में आते हैं, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, लॉयल है, डिसलॉयल है। तो ये सारी चीजें क्यों आती हैं, किस वजह से हम उसको ऐसा बोलते हैं, तो ये किसका पार्ट रहता है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी, ये बिहेवियर का पार्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दो चीजें हैं, एक तो मैं, मेरा सेल्फ, एक पर्सनैलिटी, ये दोनों रिलेटेड है। मैं हूं तो मेरी पर्सनैलिटी है, या सामने वाला है तो उसकी पर्सनैलिटी है। तो ये दोनों चीजें लिंक ही रहेंगी। ठीक है, और जो सेल्फ है, मैं अपनी पर्सनैलिटी का सबसे कोर पार्ट माना जाता है। अगर मैं नहीं हूं तो मेरी पर्सनैलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें मेन चीज ये भी है कि आप पर्सनैलिटी से किसी की यूनिकनेस का भी पता चलता है। किन्हीं भी दो पर्सन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं बट कंप्लीटली सिमिलर नहीं होंगे, तो वो जो यूनिकनेस है वो आपकी पर्सनैलिटी से ही पता चलता है। अलग अलग टाइप भी हम देखेंगे जो बनाए गए पर्सनैलिटीज के लिए, और उनकी यूटिलिटी भी अलग अलग जगह पे आती है, सब जगह नहीं बट हाँ काफी जगह यूटिलिटी हमें देखने को मिलती है। उसके बारे में भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या यूटिलिटी है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। देखिए, सेल्फ वो चीजें हैं जो आपको डिफाइन करती हैं, आपकी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करती हैं। देखिए, हमारा जितना भी एक्सपीरियंस है, हमारे सारे एक्सपीरियंसेस वो ऑर्गेनाइज होते हैं और आपके बिहेवियर में आते हैं। मान लो आप को लोगों से बात करना अच्छा लगता है और लोग आपसे बात करके खुश भी होते हैं, तो आपको और अच्छा लगेगा, तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, आप आउटगोइंग हो जाते हो, आप सोशल हो जाते हो। बट कुछ स्टूडेंट या कुछ लोग होते हैं जिनको बात करना उतना अच्छा नहीं लगता, उन्होंने बात करने की ट्राई करी, उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, लोग मजाक उड़ाते हैं, तो वो थोड़ा सा करेज कम फील करते हैं, तो वो उनके हिसाब से वैसा ही हो जाता है। तो इसमें फिर ये आपके एग्जिस्टेंस में ये जो आपका बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइज होते होते आपका हिस्सा बन जाता है, जो आपके एक्सपीरियंस है वही बनाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होते हैं अपने बारे में जो हम अपने दिमाग में लेके चलते हैं, और वही हमारा सेल्फ है। ठीक है, तो बिहेवियर अगर हम कहें किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान का, एक सिचुएशन में अलग होता है, दूसरी सिचुएशन में अलग होता है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, ठीक है, तब आप एंटायरली डिफरेंट बिहेव करोगे। जब आप अपने दोस्तों के साथ हो तब आपका बिहेवियर अलग होगा। तो इसमें सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल पे ही डिपेंड नहीं करेगा। तो ये होता है इन दोनों के बीच का लिंकेज। फिर अगर हम देखें कि कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, स्वयं क्या है, हु यू आर, कौन है आप कैसे दूसरों से अलग हैं, वही मैं हूं। ठीक है, ये हमारे दिमाग में हो, आप क्या हो, मैं क्या हूं। अगर आपसे ओपनली भी लिख के पूछा जाए कि कौन हो तुम, तो आप आराम से उसी में जो चीजें डालेंगे वही आप रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जैसे यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ, जैसे कि कई बार हम ऑब्जेक्ट्स के कंटेक्स्ट में होते हैं, आपके जो सराउंडिंग में होते हैं, जैसे चेयर है, टेबल है, ठीक है, उस हिसाब से आपको पता है ये टेबल है, ये पेन है, तो वैसे ही मुझे पता है कि मैं हूं, तो मैं अपने आप को एज ए सब्जेक्ट भी देखता हूं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना लोग समझते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है। ठीक है, या फिर एक सिंपल सा डायलॉग है कि एक मूवी का एक विलन बोलता है मैं बड़ी कुत्ती चीज हूँ, तो वो खुद को ही बड़ा एडजेक्टिवली डिफाइन कर पा रहा है। तो ये मैं के साथ सब्जेक्ट
एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही रिलेशन आती है और यही सेल्फ अवेयरनेस होती है। आप सिर्फ सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करते, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करते, आप दोनों की तरह एक साथ काम कर सकते हैं। दैट इज ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बोथ। एक कोई नया न्यूली बोर्न होता है, उसका कोई भी सेल्फ नहीं होता। जब वो पहली बार अपनी माँ को देखता है, इंटरेक्ट करता है, उसे भूख लगती है, तब उसका मैं डेवलप होने लगता है। उसको लगता है कि कोई तो इंसान अलग है, मैं अलग हूं, मैं रो रहा हूं या कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूं तो सामने से कुछ रिएक्शन आ रहा है। तो ये इंटरेक्शन जो है, एक्सचेंज, यही हमें डेवलप करवाता है। ठीक है, तो ये रहेगा। तो आप उसके बाद जैसे पेरेंट्स, फ्रेंड, टीचर, ये वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस में, आपको अपने आप को बनाने में, मीनिंग जो हम देते हैं, आपका जो सेल्फ है उसको एक स्ट्रक्चर देने में, उसको बार बार मॉडिफाई करने में। अगर आपके दोस्त हैं जो कहते हैं कि भाई हाँ आप पे विश्वास रखते हैं, तो डेफिनेटली आप में जो करेज, साहस है वो ज्यादा रहेगा। बट वहीं आपको बार बार क्रिटिसाइज करते हैं तो या तो आप उनसे दोस्ती छोड़ देंगे या आप अपने आप पे डाउट करने लग जाते हैं। तो ये जो मैं है, मैं का जो डेवलपमेंट है वो इन सब चीजों से मिलके ही बना रहता है। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है कि भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नाउ, अभी आई एम हु, आई एम मैं क्या लिखूंगा? जैसे आई एम अमित, आई एम ऑनेस्ट पर्सन, आई एम अ टीचर, आई एम अ सन ऑफ होम दिस, आई एम अ फादर। तो ये अलग अलग चीजें हैं, रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट माई सेल्फ, दूसरों की अंडरस्टैंडिंग अबाउट माई सेल्फ। तो ये रहेगा। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे जो आप अपने आप को देते हैं, गुण होंगे जो आप बताते हैं, और यही आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है। जैसे कि आपका नाम, आपकी क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, आप हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट हैं, आपकी कैपेबिलिटी, आई एम अ सिंगर, आई एम अ डांसर, आपके बिलीफ, मैं भगवान, आस्तिक, नास्तिक, मैं भगवान में बिलीव करता हूं, नहीं करता हूं, तो ये सब आपके हिस्से हो जाते हैं। आई एम अ कुछ ऐसे ही, तो ये आपके आइडेंटिटी का हिस्सा रहेंगे। एक आइडेंटिटी होती है जो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी होती है जो सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जैसे माँ बाप का होना, बेटे का होना, ये सोशल आइडेंटिटीज है। हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, आदिवासी, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, तो इन आइडेंटिटीज को आप कैसा कहोगे? अपने आप को जब इन कैटेगरीज में हम डालते हैं तो दीज आर सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, सामाजिक जो पहचान है आपकी। तो जो आपका सेल्फ है वो इन टोटलिटी इन सब का ही है, इंडिविजुअल के कॉन्शियस, एक्सपीरियंस, थॉट, बिलीफ, यही रहता है हमारा सेल्फ। ठीक है, तो ये सबको मिलके बना है, पर्सन एंड सोशल सेल्फ को मिलके। ठीक है, तो ये है। अब देखिए नेक्स्ट है कि सेल्फ एज ए सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ए ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जब आप करता होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, यू आर ए सब्जेक्ट, तो आप दोनों तरीके से काम करते हैं। और हु डज समथिंग, ऑब्जेक्ट, हु गेट्स अफेक्टेड। जैसे अगर इसमें कहें आई नो हु आई एम, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, तो आई नो ये सब्जेक्ट हो गया, हु आई एम ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से रहेंगी, जैसे हमने वो पहले वाला भी देखा था वैसे ही। ठीक है, तो ये है इसमें, तो ये इसमें रहता है। एक सेकंड, फिर देखिए अलग अलग काइंड के सेल्फ होते हैं जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है उससे इंटरेक्ट करके बनता है। ठीक है, एक आदमी जो जंगलों में रह रहा है उसका सेल्फ अलग डेवलप होगा, एक जो एग्रीकल्चर सोसाइटी में रह रहा है उसका सेल्फ अलग डेवलप होगा, एक जो अर्बन सोसाइटी में रह रहा है उसका सेल्फ अलग डेवलप होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। सोशल कल्चरल आप के पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा, आपके सोशल सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा, और आपका सेल्फ उसी से डेवलप। एक जब न्यूबॉर्न क्राई करता है, जैसा हम मैंने आपको पहले ही भी बताया, ठीक है, तो बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्स कि भाई उसको खाना मिलेगा, उसकी अवेयरनेस जो है वो डेवलप होने लगती है, तो उसका एक पर्सनल सेल्फ यहां से डेवलप होने लगता है। तो ये दो टाइप हैं, पर्सनल एंड सोशल। पर्सनल प्राइमरली आपके खुद से लिंक्ड है, जिसमें आपकी बायोलॉजिकल नीड्स आती हैं, फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल नीड्स आती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए खाना है, वो हमारे पर्सनल सेल्फ का हिस्सा है, फिजिकल क्रेविंग्स है वो हमारे पर्सनल सेल्फ का हिस्सा है। ठीक है, प्रोक्रिएशन ये पर्सनल सेल्फ का हिस्सा है, ये सोशल सेल्फ का भी हिस्सा रहेगा प्रोक्रिएशन, तो दोनों ही चीजें रहती हैं। एक साइकोलॉजिकल और सोशल नीड होती हैं, जैसे पर्सनल फ्रीडम, ये हमें चाहिए, आजादी। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? आजादी, हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये सारा हमारा सोशल सेल्फ का हिस्सा रहता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, हम पर्सनल कंफर्ट चाहते हैं, प्राइवेसी की हम बात करते हैं, वो रहता है पर्सनल सेल्फ। साइकोलॉजिकल, सोशल सेल्फ बेसिकली आपको कोऑपरेशन, यूनिटी, सेक्रीफाइस, सपोर्ट, शेयरिंग सिखाता है, क्योंकि बिना सोशल सेल्फ के आप लोग
मान लो आप फैमिली एज ए यूनिट में रह रहे हो तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। आपको दोस्त बनाने हैं तो ये आपके एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, वरना आपके साथ कोई दोस्ती नहीं करेगा। कॉपरेशन होना चाहिए, शेयरिंग, केयरिंग, अदरवाइज कौन आपसे बात करेगा। तो ये सोशल सेल्फ का हमारा हिस्सा रहते हैं, ठीक है। इसी में अगला हम देखें, दैट इज कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। कॉग्निटिव जो है जो हम लर्न करते हैं, बिहेवियरल जो हम बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे दोनों ही चीजें चलेंगी, जो हमारी नॉलेज हमने जो पूरे लाइफ टाइम में एक्वायर करी है, ठीक है, जिससे हम अपने आप को जो भी हम समझते हैं, जो परसीव करते हैं, हमारी कंपिटेंसी, हमारे एट्रीब्यूट, हमारे गुण, हमारी क्षमताएं, तो वही हमारा सेल्फ का कंसेप्ट है लर्निंग के हिसाब से, ठीक है। मान लो मैं अपने आप को इंटेलिजेंट समझता हूं तो वो आपका सेल्फ हो गया। कई लोग अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं, मान लीजिए एथलीट, ब्रेव। कई नेगेटिव से देखते हैं, मान लो एक आदमी एक में पॉजिटिव अपने आप को देखता है, हो सकता है दूसरे में वो अपने आप को नेगेटिव देख रहा हो। मैं अच्छा खिलाड़ी हूं बट मैं अच्छा पढ़ने वाला नहीं हूं, इस टाइप की चीजें। रीडिंग एबिलिटी अच्छी है बट मैथमेटिकल स्किल अच्छी नहीं है। तो ये दोनों ही एट्रीब्यूट आप अपने आप को देते हैं बहुत पॉजिटिव। जरूरी नहीं है सब लोग सब चीजों में तो अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसा। उसके अलावा इसी में आता है एक सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या रहता है, देखिए, पर्सन एज पर्सन वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट आवर वैल्यू एंड वर्थ। तो वही है सेल्फ एस्टीम। आप अपने आप को क्या समझते हैं, ठीक है। तो आपकी सेल्फ एस्टीम हाई हो सकती है, लो हो सकती है। आप अपने आप को बड़ा समझते हैं स्टेटस वाइज, प्रिंसिपल वाइज, वैल्यूज वाइज, तो आपकी सेल्फ एस्टीम बड़ी रहेगी। कम्युनिकेशन तो स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। ये सारी चीजें आपकी नॉलेज पे डिपेंड करेंगे, स्किल्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, अगर हमारी स्किल वहां पे मैच नहीं करती तो हमारी सेल्फ एस्टीम हो सकता है कि लो रहे। तो हाई और लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है। जैसे देखिए, आई एम गुड एट होमवर्क, आई एम हाईली लाइक्ड बाय माई पीयर्स, मेरे साथ वाले मुझे अच्छा समझते हैं, तो मेरी सेल्फ एस्टीम ज्यादा रहेगी। ऐसा माना जाता है एक बच्चा जो 6 से 7 साल का रहता है, उसकी सेल्फ एस्टीम डेवलप होने लग जाती है। और किन किन एरियाज में, जैसे एकेडमिक, वो अपने आप को समझने लग जाता है कि काम वाम करने में वो कैसा है, कितना लर्न कर पा रहा है। सोशल, बाकी लोगों के साथ उसका कैसा बिहेवियर चल रहा है, कैसे उनको वो फ्रेंड बना पा रहा है या लड़ रहे हैं, एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। कुछ लोग सोशली आउटगोइंग होते हैं, कुछ लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, इस टाइप की चीजें। फिजिकल एक्टिविटीज का भी पता चल जाता है कि फिजिकल कितने कॉम्पिटेंट है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स ही हो जाएंगी, बट हाँ, एक आइडिया आपको लगने लग जाता है, आप सेट हो जाते हैं। तो फिजिकल, एथलेटिक, इन सब चीजों में आपका हो जाता है। और एक आपकी खुद की इमेज फिजिकल अपीयरेंस को लेकर भी बन जाती है कि भाई मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, ठीक है। किसी भी टाइप की इमेज बन सकती है। तो वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि अलग अलग बातें जो हम सोसाइटी में सुनते हैं, दे रेज अ क्वेश्चन कि आपके एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारी एक जनरल साइकोलॉजिकल इमेज बन जाती, उसी से हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो आपकी डेवलप होती है, ठीक है। तो ये रहेगा। मान लीजिए आप स्कूल में अच्छा करते हैं, आपकी एकेडमिक सेल्फ एस्टीम हाई है, आपके साथ ही आपको पसंद करते हैं, आपकी सोशल सेल्फ एस्टीम हाई रहेगी। इसके पीछे एक मेजर कारण रहता है पेरेंटिंग। एक ऐसे पेरेंट जो अपने बच्चों को ग्रो करने का मौका देते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं उनमें, ना ज्यादा कंट्रोल करना, ना ज्यादा अलाउ करना, तो दोनों का एक बैलेंस बना के रखना, ठीक है। तो उसमें पेरेंट्स दे हेल्प देयर टीचर सॉरी चिल्ड्रन टू मेक डिसीजन। तो असिस्टेंट ना देना, तो उनको कई बार मतलब ऐसी भी चीज होती है कि जैसे देखो, कई बार एक बच्चे को असिस्टेंस नहीं चाहिए होती, वो वहां पे अपनी इंडिविजुअलिटी को डेवलप करना चाह रहा होता है, और हम एज ए पेरेंट उसको कंट्रोल करते हैं, तो वो भी गलत चीज है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें कंट्रोल में रखनी है। तो ये भी हमारा रहेगा, अदरवाइज उनमें काफी लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाती है, ठीक है। फिर अगला कंसेप्ट आता है हमारा सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, सिंपल से ये मान लो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान ही सब कुछ करेगा। और कुछ में कुछ एलिमेंट ज्यादा होता है, कुछ कम होता है। जिनका मैं ही, मेरी ही मेहनत से सब कुछ अचीव किया जा सकता है, वो सेल्फ एफिकेसी है, एफिशिएंसी। आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, बट अगर आप फेट को ज्यादा विश्वास रखते हैं तो आपकी सेल्फ एफिकेसी कंपैरेटिवली कम मानी जाएगी, ठीक है। तो दोज हु बिलीव इन देमसेल्फ दैट दे देमसेल्फ कंट्रोल द लाइफ, आप खुद को लगता है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, तो आपकी सेल्फ एफिकेसी काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लक एंड फेट। जैसे मान लो कोई एग्जामिनेशन पास करना है, यही आरएएस एग्जाम पास करना है, आपको लगे कि मैं अपनी मेहनत से कर सकता हूं, या फिर भाई हम तो नहीं हो पाएगा, सारा लक का है। तो यहाँ पे हाई सेल्फ एस्टीम, ठीक है। यहाँ पे
बंदूराज है, उनका सोशल लर्निंग थ्योरी आती है कि जो चिल्ड्रन है एंड एडल्ट दे लर्न बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स। तो जैसा आसपास के लोग भी बात करते हैं वैसा ही आप भी अपना बिहेवियर बना लेते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी है तो ऐसे लोग सेलेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं अपने आसपास के बिहेवियर को, एंड दे आर यूजुअली लेस फियरफुल। ठीक है, वो लोगों से बात करेंगे, लीड करेंगे। तो यहाँ पे जो लीडर्स हैं हमारे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, ये हाई एफिकेसी, हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोगों में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा इफ वी सी, जैसे मान लो स्टॉप स्मोकिंग द मोमेंट यू डिसाइड, तो जिसने डिसाइड करते ही स्टॉप कर लिया उनकी सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो ये है। ऐसे ही सेल्फ रेगुलेशन है। सेल्फ रेगुलेशन जैसे हम इमोशंस के बारे में बात करें, आपके अंदर जितनी चीजें चल रही हैं उनको रेगुलेट करना, एंगर, हैप्पीनेस, हर चीज को ही रेगुलेट करना सेल्फ रेगुलेशन की कैटेगरी में आएगा। तो आपका बिहेवियर इसी से चेंज होता है। देखो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको बार बार बदलने को फोकस करता है। इसको हम सिंपल टर्म्स में क्या बोलते हैं, विल पावर। हम कई बार कहते हैं कि विल पावर कम है, मतलब आपका सेल्फ रेगुलेशन जो है वो कम है। सो व्हाट इज विल पावर, ये हमें समझना पड़ेगा। इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे हम कर सकते हैं, ये सारा हमारा डिसिप्लिन का हिस्सा रहता है। ठीक है, तो ये हमें समझना है, विल पावर एंड ऑल दिस थिंग। तो ये हमारा विल पावर रहेगा। एक सेकेंड। तो जिन लोगों में सेल्फ रेगुलेशन कम होता है उनकी विल पावर भी कम होती है। ठीक है, ये है। यहां पे मेन चीज क्या है, लर्निंग टू डिले ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल। अभी अच्छा लग रहा है कि बर्गर खा लेते हैं, खा लिया। अभी अच्छा लग रहा है कोक पी लेते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती कर लेते हैं। बट आप उस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को एंजॉय करने के लिए लॉन्ग टर्म बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। तो वो हर एक चीज को आपको बैकफायर भी करता है, कंट्रोल का ना होना। ठीक है, जैसे इंडियन, तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स को ही ध्यान में रखते हुए होता है। देखो, लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको कुछ सर्टेन एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, बट अगर आपने अभी के हिसाब से उन गोल्स को चेंज किया या अमाउंट ऑफ एनर्जी कहीं और लगाई तो डेफिनेटली आपके गोल तो सफर करेंगे। मान लो अभी आपका 17 तारीख को पेपर आ रहा है इस मेंस का, तो इन्हीं दौरान ही अगर आप नहीं पढ़े तो 17 को क्या लिख के आएंगे। जो काम अभी आपको इंटिमिडेट कर रहे हैं करने के लिए, आप उसको बाद में कर लेना, अभी कंट्रोल करना पड़ेगा। जो कंट्रोल करते हैं, सेल्फ विल पावर अच्छी है, सेल्फ रेगुलेशन अच्छा है, दे विल बी एबल टू अचीव द थिंग्स। तो ये मानना है इसका। ठीक है, जैसे इंडियन सोसाइटी में आपने सुना है व्रत करते हैं, हम रोजा करते हैं। ठीक है, या नॉन अटेनमेंट का जो कंसेप्ट होता है, डिटैचमेंट का जो कंसेप्ट होता है, वो सेल्फ रेगुलेशन के हिस्से में आता है। ठीक है, जैसे हम इसमें देखते हैं कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं सेल्फ कंट्रोल की। जैसे सबसे पहला, ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन बिहेवियर। आपको अपना खुद का बिहेवियर एज अ थर्ड पार्टी ऑब्जर्व करना पड़ता है कि मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो कहां कहां मुझे चेंज करने की आवश्यकता है, मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। नंबर वन ऑब्जर्वेशन। नंबर टू, सेल्फ इंस्ट्रक्शन। सेल्फ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, अपने आप को इंस्ट्रक्ट देना, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, सुबह इतने बजे उठना है, ये बुक पढ़नी है, ये बुक नहीं पढ़नी, इन लोगों से मिलना है, नहाना है, एक्सरसाइज करनी है, दैट इज सेल्फ इंस्ट्रक्शन। तो ये आप अपने आप को दें। ठीक है, फिर होता है सेल्फ री, जो भी आपने काम इंस्ट्रक्शन आपको दी, अगर आपने उसको ढंग से किया तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दो, तो वो री करता है आपके दिमाग में, एंड यू फील हैप्पी और आप उसको इंजॉय कर पाते हैं। ये जरूरी है। बार बार आप पनिशमेंट भी दें, सेल्फ पनिशमेंट, तो पनिशमेंट मार कूटना ही नहीं होता, फिर से कंट्रोल करना उन्हीं चीजों को। तो ये सेल्फ रेगुलेशन और आपकी विल पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चर एंड सेल्फ। देखो, कल्चर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक सेल्फ को डेवलप करने में। अलग अलग कल्चर में अलग अलग सेल्फ जो है वो डेवलप होते हैं। जैसे मान लीजिए वेस्टर्न कल्चर है, वहां पे आपने देखा होगा कि इंडिविजुअल सेल्फ ज्यादा डेवलप होता है, वो कलेक्टिविज्म में उतना बिलीव नहीं करता, उसे अपने से ज्यादा मतलब होता है। जबकि वही हम अगर एशियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी देखें तो ये जो बाउंड्री है ये काफी चेंज होती रहती है। वहां पे इंडिविजुअल सेल्फ और अदर की बाउंड्री काफी स्ट्रोंग होती है। वहां पे लोग अपने आप को समझते हैं दूसरों, यहाँ पे हम अपने आप को कई बार दूसरों से अटैच करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। इंडिया में सेल्फ और अदर कई बार ये क्लियर डायकोटोमी नहीं होती जो वेस्ट में होती है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, जैसे ये देख लो, वेस्ट में इंडिविजुअल अलग है, ग्रुप अलग है, यहाँ पे मिक्सअप है, इंडिविजुअल पेरेंट्स। तो हमारी वैल्यूज भी उसी हिसाब से है। कई बार हमें एज एन इंडिविजुअल पेरेंट्स को
ज्यादा समझना पड़ता है, सोसाइटी को ज्यादा समझना पड़ता है। उनमें ऐसा नहीं होता, वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे चलते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है। तो सेल्फ एंड इंडिविजुअल, तो इंडियन कल्चर में ये है, वहां पे सेपरेटेड नहीं है। हमारे कल्चर में को एग्जिस्टेंस है। वेस्टर्न कल्चर इंडिविजुअलिस्टिक, हमारी कल्चर कलेक्टिविज्म, ठीक है। तो ये कल्चर का आपका एक इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये था सेल्फ। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। देखो, पर्सनैलिटी टर्म आई है परसोना से। परसोना ये कुछ लेटिन रोमन वर्ड है, रोमन थिएटर लेटिन वर्ड है। तो वहां पे जो थिएटर में कुछ लोग मास्क लगाते थे, तो जो मास्क लगाते थे, वही रोल प्ले करते थे, उसी में घुस जाते थे। तो वही है परसोना, पर्सनैलिटी, वो मेकअप। तो ले पर्सन को अगर हम समझाएं तो पर्सनैलिटी इज फिजिकल एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस। कई बार हम बोलते हैं गुड लुकिंग, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही चार्मिंग होगी, बट दैट इज नॉट द केस ऑलवेज, ठीक है। तो ये रहेगा पर्सनैलिटी, हमारे खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑनेस्ट, ठीक है, आउटगोइंग, ये हमारी पर्सनैलिटी। ये स्टेबल पार्ट होता है, कैसे हम दूसरों से मिलते हैं, सिचुएशन से बिहेव करते हैं, वो सब। जैसे देखो, शाई, सेंसिटिव, क्वाइट, कंसर्न, वार्म, ये आपकी पर्सनैलिटी का कंपोनेंट है। ये जनरली यूनिक और स्टेबल पार्ट रहता है। पर्सनैलिटी चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा मानते हैं ना, क्योंकि वो स्टेबल पार्ट है। उसको चेंज करने के लिए बार बार बहुत सारी चीजें आपको स्ट्रगल करनी पड़ती हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं किया जा सकता, वेरिएशन कई बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऑनेस्ट है, वो जनरली आपको देखने को मिलेगा ऑनेस्ट ही रहेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है। इसमें अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए, ये हो सकता है टू मार्कर, पर्सनैलिटी के क्या क्या फीचर हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, योर एक्सप्रेशन, यूनिकनेस, डू नॉट इजीली चेंज बट डायनेमिक भी है। इंटरनल मोटिवेशन से आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, और बाहर से भी कोई आपको मोटिवेट करके बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प कर सकता है, एक्सटर्नल सिचुएशंस भी, ठीक है। जब हम किसी इंसान को देखते हैं, पर्सनैलिटी को देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर क्या रहेगा आगे आने वाले सर्कमस्टांसेस में। जैसे हमें पता है कि कोई शाय नेचर का है, तो हमें पता है वो बाहर जाना पसंद नहीं करेगा, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा, कम पसंद करेगा, ठीक है। तो ये है। जैसे मान लो एक चाइल्ड है जिसको ऑर्डर लेना पसंद नहीं है, तो आप अगर उसको ऑर्डर देते रहेंगे, ऑर्डर देते रहोगे, तो वो बदलने वाला नहीं है। वो उल्टा आपको रेबेल करेगा वो। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर देने की बजाय उसको अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे कि बेटा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है। इस हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे सेट ऑफ अल्टरनेटिव देना पड़ता है, उसमें से वो अपने आप चुन ले। नाउ इफ यू सी मेजर अप्रोच टू स्टडी द पर्सनैलिटी, देखो अगर हम देखते हैं एक ही फैमिली में दो बच्चे अलग अलग पर्सनैलिटी के डेवलप हो जाते हैं, सेम पेरेंट, सेम स्कूल, ठीक है, पीयर ग्रुप का डिफरेंट होना, एनवायरमेंट का डिफरेंट होना, बट बहुत सारी चीजें अलग तरीके से होती हैं। पहला चाइल्ड अलग रहता है, दूसरा चाइल्ड अलग रहता है, ये सब घरों की कहानी है। ट्विंस अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम देखेंगे, पहले कुछ टर्म देख लेते हैं। जैसे देखो, पर्सनैलिटी में टेम्परामेंट, एक टर्म आती है टेम्परामेंट। तो मतलब एक रिएक्टिंग, आप कैसे रिएक्ट करते हैं किसी चीज से। अच्छा टेम्परामेंट है तो आप काम कंपोज होकर रिएक्ट करते हैं। ट्रेट, स्टेबल परसिस्टेंट वे ऑफ बिहेविंग, जो आपका लॉन्ग टर्म बिहेवियर में आ जाता है, वो हो जाता है आपका ट्रेट। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन है टेंडेंसी टू रिएक्ट एक गिवन सिचुएशन में, ठीक है। डिस्पोजिशन, टेंडेंसी टू रिएक्ट। करेक्टर है आपका ओवरऑल जो बिहेवियर से बनता है, ओवरऑल पैटर्न ऑफ योर बिहेवियर, रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर जो बार बार आएगा, दैट इज योर करेक्टर। हैबिट क्या है, लर्नड मोड ऑफ बिहेविंग, उठने की हैबिट, चलने की हैबिट, खेलने की हैबिट, ये लर्नड मोड ऑफ बिहेविंग रहेगा, ठीक है। उसके अलावा वैल्यूज, वैल्यूज हमारे गोल्स होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम डालते हैं अपनी लाइफ में, दीज आर वैल्यूज। तो ये देखो, अब यहां से जो हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे, अलग अलग घरों में अलग अलग जब इंसान डेवलप होता है, तो एक क्यूरियोसिटी आती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मान लो कुछ एडवेंचर को एंजॉय करते हैं, कुछ रीडिंग को, कुछ वॉचिंग मूवीज, कुछ घूमना फिरना, तो ये अलग पर्सनैलिटीज जो डेवलप होती है, इन्हीं को हम समझना चाहते हैं कि ये क्या है। तो इसी में हमारी आती है टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच में हम एग्जामिन करते हैं अलग अलग पैटर्न्स को, बिहेवियर पैटर्न को, और उसको हम एक टाइप में डालते हैं कि ये टाइप रहेगा, ठीक है, वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल। तो हमें लगता है वो सारे उसी टाइप के रहेंगे। एक होती है ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच क्या है, यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट या गुण जो हैं उन पे हम फोकस करते हैं कि भाई कुछ गुण स्टेबल हैं, कंसिस्टेंट हैं। जैसे शाय, कुछ कम शाय हैं, कुछ ज्यादा शाय हैं। मे भी हो सकता है कि एक शाय पर्सन लेस फ्रेंडली हो,
तो ये दोनों लिंक रहेंगे, ये ट्रेट एक दूसरे से लिंक रहते हैं, ठीक है। इंटरेक्शनल अप्रोच, तो यहाँ पे सिचुएशन जो है वो की रोल प्ले करती है। आपका जो बिहेवियर है वो पर्सनैलिटी पे डिपेंडेंट हो या ना हो, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये भी ऐसा ये मानते हैं। तो एक्सटर्नल जो रिवॉर्ड होते हैं, मान लो कई बार हम कहते हैं कि एक इंसान टीचर के सामने अलग बिहेव करेगा, पेरेंट्स के सामने अलग, दोस्तों के सामने अलग, क्योंकि वो डरता है कि पेरेंट्स के सामने अगर ऐसा बोला तो मार पड़ेगी। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा इंटरेक्शनिस्ट का मानना है कि पीपल बिहेव मार्केट में, कोर्ट रूम में, वर्शिप वाले, तो आप मंदिर में अलग बिहेव करते हो, कोर्ट रूम में अलग बिहेव करते हो, ठीक है, घर पे अलग बिहेव करते हो। तो ये बिहेवियर अलग अलग होने के क्या कारण है? एक्सटर्नल कंट्रोल, ठीक है। अगर मान लो आपकी पर्सनैलिटी ही सब कुछ होती तो आप हर जगह एक ही टाइप का बिहेव कर रहे होते, आप अलग क्यों बिहेव कर रहे हो? सो दैट इज द वन रीजन, ठीक है। तो अगर हम टाइप अप्रोच में देखें, देखो अब इनको स्टडी करते हैं, अब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स बनाए। जैसे हिप्पोक्रेट्स जो ग्रीक फिजिशियन थे, उन्होंने 4 टाइप बनाए, सैंग्विन, फ्लेग्मेटिक, मेलाकोनिक, क्लोरिक, ठीक है। इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना, थोड़ा सा रिसर्च करना चाहे तो कर सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता में, आयुर्वेदा में लिखा हुआ है कि पीपल को वात पित्त कफ, ठीक है, 3 हिमरल, 3 दोष हम बोलते हैं, वात पित्त कफ, और इनके हिसाब से 3 प्रकृति बोली जाती है, त्रिगुण, सात्विक, राजस, तामस। तो ये ऐसा माना जाता है सब लोगों में ये 3 गुण होते हैं, सात्विक गुण भी होता है, तामसिक भी और राजस भी। इनका जो परसेंटेज है वो वेरी करता है, और उसी हिसाब से आप लोगों को डाल पाएंगे। जैसे सात्विक गुण जो है उनको सफाई पसंद होगी, ट्रुथ, ड्यूटीफुल होंगे, डिटैच, डिसिप्लिन्ड होंगे, ठीक है, इंटेंसिव एक्टिविटीज करते होंगे, एक सेंस ऑफ सॉरी डिसिप्लिन होंगे, ठीक है। तो ये सात्विक, मतलब बिल्कुल प्योर टाइप। राजस होते हैं जो थोड़े से एक्टिव, एनर्जेटिक, इंटेंस एक्टिविटी, सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, डिससेटिस्फैक्शन, एनवी, मटेरियलिज्म, ये इनमें आता है, ठीक है। जो लगातार आपको लाइफ में एक्टिव दिखते हैं, मटेरियलिज्म, ये सब आते हैं आपके राजस्व में। वहीं होते हैं तामसिक। तामसिक क्या होते हैं? तामसिक होते हैं जो एंगर, एरोगेंस, डिप्रेशन, लेजीनेस में रहते हैं, हेल्पलेसनेस। अब देखो हर इंसान में तीनों गुण मिलते हैं, कभी कोई गुण ज्यादा रहेगा, कभी कोई गुण ज्यादा रहेगा। एक गुण को कंट्रोल करके आप दूसरे गुण को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने का भी रहता है, जो हमारा फूड है उसको भी हमने इसी 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, और उसी हिसाब से हमारे गुण जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। जैसे शेल्डन है, शेल्डन ने भी इसमें बताया एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक पर्सनैलिटी, एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। देखो ये शेप के बेसिस पे है, बट वो शेप क्यों आए? जैसे एंडोमॉर्फ है, दे आर फैट, सॉफ्ट, राउंड, क्योंकि रिलैक्स और सोशेबल होता है। मीजोमॉर्फ, मस्कुलर, रेक्टेंगुलर, एनर्जेटिक, करेजियस, जो हमने देखा राजस्व। एक्टोमॉर्फ, थिन, लॉन्ग, फ्रेजाइल, दे आर ब्रेनी, आर्टिस्टिक, इंट्रोवर्ट। ये हमारे कौन से है? सात्विक टाइप। तो ऐसा रहेगा। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, शेल्डन्स क्लासिफिकेशन, ये सवाल आए हुए हैं। जैसे जंग, जंग का क्लासिफिकेशन आया है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या है? जो अकेले रहना पसंद करें, सिचुएशन से विड्रॉ करते हैं, शाय होते हैं। एक्सट्रोवर्ट इसका उल्टा है बिल्कुल, सोशेबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, डायरेक्टली लोगों से डील करते हैं, ठीक है। तो ये जंग का क्लासिफिकेशन है। ऐसे ही एक बार बार आपसे पूछा जाता है फ्रेडमैन रोजमैन क्लासिफिकेशन, ये हमने पीवाईक्यू में भी देखा था, टाइप ए, टाइप बी, इन्होंने 2 टाइप बना रखे हैं। इसमें अभी टाइप सी और डी भी ऐड कर दिए गए हैं। देखिए टाइप ए और बी क्या है? ए है जिनका मोटिवेशन हाई होता है, बट दे लैक पेशेंस, शॉर्ट ऑफ टाइम लगता है, हमेशा हरी में करना है, करना है, करना है। तो टाइप ए ऑलवेज बर्डन विद वर्क, ठीक है, उनको स्लो करना, रिलैक्स करना डिफिकल्ट होता है। ऐसे लोगों में हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी, दिल की बीमारियां थोड़ी सी ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि हाइपर एक्टिव। वहीं ऑन द अदर हैंड टाइप बी, टाइप बी क्या रहेगा? टाइप बी होता है थोड़ा सा रिलैक्स्ड, ठीक है। तो ये टाइप ए से रिलैक्स रहते हैं, एब्सेंस ऑफ टाइप, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया। अब इसी में टाइप सी और डी भी आए। टाइप सी क्या है? टाइप सी, दे आर प्रोन टू कैंसर, ठीक है। ये काफी कोऑपरेटिव होते हैं, अनअसर्टिव होते हैं और पेशेंट होते हैं। वो अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करते हैं, जैसे एंगर, और सब लोगों की बात मानते हैं, अथॉरिटी की बात मानते हैं। तो वो ऐसा, इनका कहना है, जरूरी नहीं है कि भाई सब लोग कैंसर इसमें है, बट क्योंकि नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस किया जाता है, वो किसी न किसी फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये है। फिर टाइप डी होता है, टाइप डी वाले दे आर प्रोन टू डिप्रेशन, दे आर यूजुअली अपीलिंग टू सिंपलिस्टिक, इनको कंट्रोल करना इजी होता है, तो डिप्रेशन में जाने के टाइप डी के
ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये टाइप बेस्ड अप्रोच रही। फिर अगर हम देखें ट्रेट बेस्ड, तो ये हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे, जैसे कैसे ट्रेट, सोशेबल, कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, हेल्पिंग, ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके गुण क्या हैं, ट्रेट्स क्या हैं। अब यहाँ पे अलग अलग रेंज ऑफ बिहेवियर हैं जो सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ट्रेट्स जनरली स्टेबल माने जाते हैं, कंसिस्टेंट माने जाते हैं। मान लो एक आदमी ऑनेस्ट है, वो जनरली आपको ऑनेस्ट ही दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं जो हमें देखनी है। नंबर 1, एल्पोर्ट्स ट्रेट थ्योरी। ठीक है, ये क्या कहता है, इंडिविजुअल पजेस अ नंबर ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, सब में बहुत सारे होते हैं और वो काफी डायनेमिक होते हैं। द ट्रेट इंटीग्रेट स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स अदरवाइज लुक्स डिसिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने सारे के सारे ट्रेट मिलके आप एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स की तरफ देंगे। जैसे देखो, इन्होंने 3 टाइप के ट्रेट बताए, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। कार्डिनल क्या है, मतलब आपकी पूरी लाइफ के गोल उसी ट्रेट के सेंटर्ड है। जैसे गांधी जी, नेल्सन मंडेला, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, ऑनेस्टी उनके ट्रेट थे, तो पूरी लाइफ उन्हीं पे थी। ये कार्डिनल प्रिंसिपल है। जैसे हिटलर का नाजिज्म, ठीक है, तो ये गांधीयन ट्रेट, हिटलरियन ट्रेट के नाम से भी हम इनको कई बार बोलते हैं, तो ये हो जाएगी। सेंट्रल ट्रेट होते हैं जैसे कि वार्म, सिंसियर, डिलिजेंट, थोड़े से चेंज हो जाते हैं। और सेकेंडरी ट्रेट जो होते हैं, ये आपकी जैसे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी बिहेवियर, जैसे आपको मैंगो पसंद है, आपको एथनिक क्लॉथ पसंद है, तो ये बाहरी जो पर्सनैलिटी है उसको बताते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन का तो देखो इन्फ्लुएंस रहेगा ही इनको डेवलप करने में। तो ये है एल्पोर्ट स्टेट थ्योरी। तो आपको ये तीनों बताने पड़ेंगे, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। उसके बाद आता है कैटल्स, यहां पे बहुत सारे आएंगे आगे भी। कैटल्स पर्सनैलिटी फैक्टर्स, तो ये किसकी है, रेमंड कैटल। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इन्होंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक डेवलप करी। तो इसमें इन्होंने फैक्टर एनालिसिस किया कि कॉमन स्ट्रक्चर में, जैसे 16 प्राइमरी सोर्स ट्रेट जो लोगों में मिलते हैं, ये स्टेबल और बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। किसी में कोई सा ट्रेट ज्यादा मिलेगा, किसी में कोई सा ट्रेट कम मिलेगा। ठीक है, ये है सोर्स ट्रेट 16 स्टेबल। जो चेंजेबल होते हैं उनको इन्होंने बोला सरफेस ट्रेट। सरफेस ट्रेट सोर्स ट्रेट से ही बनेंगे। ठीक है, इसी बेसिस पे इन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स बनाए, 16 पीएम, और ये आगे देखेंगे हम, उससे आपका बनाया जाता है। इट इज वाइडली यूज। तो अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी, कोई एडवोकेट टाइप की पर्सनैलिटी होता है, कोई नेता टाइप की पर्सनैलिटी होता है, ठीक है, कोई डिप्लोमेट टाइप की पर्सनैलिटी होता है। तो अलग अलग आएंगी, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। अगला देखिए, एनसिक थ्योरी। तो एनसिक की जो थ्योरी है, इसमें इन्होंने 2 टाइप बताई, बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बेस्ड। कि यहाँ पे देखो, ये बायोलॉजी पे ज्यादा विश्वास करते थे एनसिक। ये पहला कहता है कि जैसे न्यूरोटिक और इमोशनल स्टेबल, तो कुछ लोग जो हैं, जैसे उनका अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल होता है। ठीक है, कुछ लोगों का नहीं होता। जिनका नहीं होता उनको जनरली हम न्यूरोटिक मानते हैं। वो एंशियस, मूडी, टची, रेस्टलेस होंगे। कई लोग आपने देखा है इस टाइप के होते हैं, तो हम मान सकते हैं न्यूरोटिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम मिलती है। ठीक है, दूसरे होते हैं जो काफी काम, इवन टेम्पर्ड और रिलायबल होते हैं। तो ये 2 हैं, न्यूरो एंड इमोशनल स्टेबल। तो ये 2 टाइप इन्होंने बताई कि एक तो न्यूरोटिक रहेंगे जो थोड़े से अनस्टेबल रहेंगे, और एक थोड़े से इमोशनली स्टेबल रहेंगे। तो ये 2 टाइप हैं इनके अकॉर्डिंग, एडसन के अकॉर्डिंग, एडसिक के अकॉर्डिंग। और 2 और हैं, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन। तो जैसा नाम से ही है, एक्स्ट्रावर्जन सोशली आउटगोइंग रहेंगे, ठीक है, और दूसरे हैं सोशली विड्रॉल, गिरगिरी, सिंपल, इंपल्सिव, ठीक है, बार बार काम करना, थ्रिल सीकिंग। जबकि ये आराम से पढ़े हैं, पैसिव, क्वाइट, कोशियस। ठीक है, तो ये है। तो एरिक ने थर्ड डायमेंशन भी दी जिसको बोलते हैं साइकोटिज्म या फिर सोशबिलिटी। ये इन्होंने एक और चीज ऐड करी, तो मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का आपका क्या है। जो हाई हैं तीसरे डायमेंशन में, ठीक है, वो काफी ईगोसेंट्रिक होते हैं, साइकोटिक, एंटी सोशल होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं। कई बार हम इसके लिए एक कॉमन टर्म यूज करते हैं, साइको, तो वो साइकोटिक टर्म है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपना एक पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर भी डेवलप किया था, उसके बेसिस पे ये बताते हैं कि आप इमोशनली स्टेबल की में, न्यूरोटिक या फिर साइकोटिक की कैटेगरी में आएंगे।
ठीक है, ये रहेगा। उसके अलावा जैसे एनसीईआरटी में ये बॉक्स दे रखे हैं, यहीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कई बार। 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कौन से 5 फैक्टर हैं। तो देखो ये किसका है, पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैकेर, इन्होंने 7 फैक्टर बनाए। नंबर 1, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। कुछ लोग हैं जो मतलब ओपन कि भाई न्यू आइडियाज, इमेजिनेशन, क्यूरियस, दे आर ओपन टू इमेजिनेशन। कुछ लोग हैं जो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो ये दोनों में से हम फिर डिसाइड करते हैं कि किस में आप जाओ। एक्स्ट्रावर्जन, सोशली एक्टिव, असर्टिव, आउटगोइंग। ठीक है, जैसा हमने ऊपर देखा। एग्रीएबल, ये थोड़े से हेल्पफुल, कोऑपरेटिव रहेंगे, जो बोलोगे जैसा बोलोगे कर लेंगे, इस टाइप का रहेगा। ये थर्ड फैक्टर है। फोर्थ, न्यूरोटिक, जो हमने देखा, ये फियरफुल, डिस्ट्रेस, इरिटेबल रहते हैं, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। फिर है कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस जो हमारी होती है उसके हिसाब से, तो ये अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, ये और आगे की कैटेगरी है। ठीक है, हाईली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेबल, जिन पे भरोसा किया जा सकता है, रेस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग, सेल्फ कंट्रोल्ड। तो ये पांचवा है। मतलब पहला है ओपन टू एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबल, न्यूरोटिक एंड कॉन्शियस। ठीक है, पांचों के पांचों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगला आता है साइकोडायनेमिक अप्रोच। साइकोडायनेमिक क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये अप्रोच थी सिगमंड फ्रॉइड की। इन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स के हिसाब से इसको डेवलप किया। काफी इंटरेस्टिंग है सिगमंड फ्रॉइड का। तो सिगमंड फ्रॉइड क्या बोलते हैं, देखो, ये हिप्नोसिस को यूज करते थे लोगों को ट्रीट करने के लिए। ये कहते थे कि जैसे लोग जो हैं उनसे अगर आप बात करेंगे, सिर्फ बात करने से कई बार लोग बहुत बेहतर हो जाते हैं। आपको लगेगा उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती होती हैं। तो हिप्नोसिस से उन चीजों को बाहर निकालते थे जो लोगों ने सप्रेस कर रखी हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप उनको फ्री एसोसिएशन देते, दे आर ओपन टू शेयर। तो इसमें ड्रीम एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस ऑफ एरर्स टू अंडरस्टैंड द इंटरनल फंक्शनिंग, तो ये करते थे हिप्नोसिस के माध्यम से। तो इन्होंने कहा कि भाई जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये भी, और इड, ईगो, सुपर ईगो, इनके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। देखिए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को ये 3 लेवल पे देते हैं। एक तो है कॉन्शियस, जिनके बारे में आपको पता ही है, और थॉट, फीलिंग, एक्शन, जो आप अवेयर हैं। प्री कॉन्शियस, ठीक है, ये वो हैं, अगर आप इनको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप इनको अवेयर करवा सकते हो, मेंटल एक्टिविटी। अभी आप अवेयर नहीं हो बट हो जरूर सकते हो, प्री कॉन्शियस। बट एक होता है अनकॉन्शियस, पीपल आर नेवर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। तो फ्रॉइड कहते हैं जो अनकॉन्शियस है वो हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट है, सेक्सुअल, ठीक है, फूड। तो ये वाली जो इंस्टिंक्ट है, ये एनिमल इंस्टिंक्ट है, ये आदमी छुपा के रखता है, इस पे सोसाइटी कंट्रोल लगा के रखती है। तो इनकी वजह से जब बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है तो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। आदमी करना कुछ चाहता है एनिमल इंस्टिंक्ट की वजह से, बट सोशल प्रेशर उसको रोक देता है, तो उसमें फिर वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं। मोस्टली फ्रॉइड इसको सेक्सुअल से ही लिंक करता है। तो इसका जो अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन है उससे एबनॉर्मल बिहेवियर रहेगा। ठीक है, और इनके जो थेरेपेटिक प्रोसीजर था उसको साइको एनालिसिस बोलते हैं, सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिसिस। तो इसमें ये क्या करते हैं, जो आपकी रिप्रेस्ड फीलिंग है, ये कहते हैं हम उन रिप्रेस्ड फीलिंग को बाहर निकालेंगे, अनकॉन्शियस जो मटेरियल है उससे आपको सेल्फ अवेयर करवाएंगे। तो इसमें इन्होंने 3 एलिमेंट बताए कि किसी भी इंसान के अंदर 3 एलिमेंट है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। देखो ये क्या क्या है, इड, अब ये इंटरेस्टिंग है, इड क्या है, ये आपका इंस्टिंक्चुअल एनर्जी है, जो बेसिक नीड के लिए है, सेक्सुअल एनर्जी, प्रिमिटिव नीड, एग्रेसिव इंपल्स, प्लेजर के प्रिंसिपल है, जैसे हम देखते हैं कि जहां से हम प्लेजर को बढ़ाते हैं। ठीक है, सेक्सुअल, यहां पे मॉरल वैल्यूज और सोसाइटी के बारे में ये बात नहीं करता, ये है इड। इड आपको करने को कुछ बोलेगा। बट एक होता है ईगो, ईगो होता है सोसाइटी का, सोसाइटी आपको जहां जहां कंट्रोल करती है वो होता है ईगो। हम कई बार इसको उल्टा समझ लेते हैं। ये होता है प्रैक्टिकल रियलिटी प्रिंसिपल। जैसे मान लो अप्रोप्रिएट वे ऑफ बिहेविंग हम बताते हैं। मान लो एक बच्चा है जो आइसक्रीम खाना चाहता है, उसका इड उसको कहेगा कि आइसक्रीम को छीन के खा ले, बट ईगो कहेगा कि आराम से मांग भी सकते हो, मांग के खा लो। ठीक है, तो ये है, तो ये जो चीजें हैं ये इस तरीके से रहेंगे। इट इज डिमांडिंग अनरियलिस्टिक, जबकि ईगो इज पेशेंट, रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल। फिर होता है सुपर ईगो, वो एक और स्टेप आगे है, वो आपको मोरालिटी सिखाता है, फंक्शनिंग, मॉरल ब्रांच। वो कहेगा कि मांगना या छीनना, इनमें से सही कौन सा और गलत कौन सा है।
तो वो आपको हमेशा सही डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा। जैसे वही आपको आइसक्रीम चाहिए तो इज इट मोरली करेक्ट कि मैं किसी से आइसक्रीम मांगू? नहीं तो रुक जाओ वहीं पे। तो ये आपको बताता है, क्योंकि अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया तो आपके अंदर गिल्ट, फियर, एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। ये इस चीज को सोल्व करना चाहता है। ठीक है, कुछ लोगों का जिनका सुपर ईगो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, दे आर हाईली मॉरल। ठीक है, इड एनर्जाइज्ड है, ये लाइफ और डेथ के इंस्टिंक्ट पे ही आपका डिपेंड करता है। दैट इज सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, जैसे लिबिडो, लाइफ लिबिडो। ठीक है, जीवन हमें जीना होता है इसलिए। और ये प्लेजर सिर्फ खुशी पे ही फोकस रहता है, ये हमेशा चाहता है कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मुझे मिले। ठीक है, तो ये है। इसी में एक टर्म आती है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। देखो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? जैसा हमने अभी देखा, इड है एनिमल इंस्टिंक्ट, ईगो है जो सोसाइटी कंट्रोल करना चाहती है। तो जो सोसाइटी वो आपको बार बार कहेगी कि ये करो, तो उसके कंट्रोल, उसको डिफेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम अपना ज्यादातर जो बिहेवियर है वो एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए रहता है। लोगों की एंजाइटी क्यों डेवलप होती है? उस मतलब एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए हम कुछ डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं डिफेंस मैकेनिज्म को हम देखते हैं, इससे आप अपनी एंजाइटी रिड्यूस कर लेते हो। ये कुछ तो नॉर्मल होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, कुछ एबनॉर्मल होते हैं। जैसे मान लो एक होता है रिप्रेशन, जिसमें आप देखेंगे कि दबाया जाता है, फीलिंग्स को दबाया जाता है, रिप्रेशन। ठीक है, तो ये मान लो कुछ एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर है, आप उनको दबाने की कोशिश करते हो। जब भी मान लो आपने कोई काम किया बट आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि यार आई एम नॉट अवेयर कि मैंने वो काम किया या मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो आपने अपनी उन सारी फीलिंग्स और मेमोरी को दबा दिया, रिप्रेशन। ये है आई डू नॉट नो व्हाट आई डिड। अपने फीलिंग्स को दबाना रिप्रेशन, एक माध्यम है डिफेंस मैकेनिज्म का। सेकेंड माध्यम इसमें क्या है? प्रोजेक्शन। देखो प्रोजेक्शन क्या है, यहां पे आप अपने खुद के ही एट्रीब्यूट्स लोगों पे डालते हैं। मैं एंग्री हूं, मैं बोलूंगा तुम क्यों एंग्री हो, इस टाइप से। ठीक है, अपनी चीजों को दूसरों पे थोपना, प्रोजेक्ट करना। ठीक है, एक आदमी चिड़चिड़ा है, वो दूसरे तू क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है, ठीक है, ऐसा लगेगा। और अपनी गलतियों को दूसरों पे मनाना टाइप, तो ये हो जाता है प्रोजेक्शन। एक होता है डिनायल। डिनायल में क्या है, आप एक्सेप्ट करने से ही मना कर देते हैं रियलिटी। मान लो किसी में HIV एड्स डिटेक्ट, ऑल टुगेदर कैंसर डिटेक्ट, कि नहीं मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता। तो दैट इज डिनायल, अपने आप को उससे बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन फॉर्मेशन है, ये रिएक्शंस है। मान लो आप अडॉप्ट करते हो, बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर ऑपोजिट टू हिज ट्रू फीलिंग्स। अब जैसे मान लो किसी में बहुत सारी सेक्सुअल अर्जेस है, बट वो आदमी रिलीजियस बन जाता है, क्योंकि वो इतनी सारी हैं, वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि ज्यादातर जो रिलीजियस हम देखते हैं उन पे रेप के केसेस और इस टाइप की एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, फिर एक होता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है? रैशनलाइजेशन मतलब आप अपने आप को रीजनेबल बताते हैं, अपने बिहेवियर को, अपने कारणों को, तो आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो इवन दो इट इज अनरीजनेबल। ठीक है, मान लो एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम में फेल हो गया, बट वो नया सेट ऑफ पेन लेके आता है कि अब नए पेन के साथ मैं अच्छे से करूंगा, पुराने पेन ही अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। आपके दिमाग ने उसको मान लिया, आप जैसा चाहो आपका दिमाग वैसा ही मान लेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। दिमाग को बोलोगे कि आप बहुत कंट्रोल कर सकते हैं तो यू कैन, बोलेंगे कि नहीं कर सकते तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, ये है। सिगमंड फ्रॉइड का थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ते हैं, ये एग्जाम में आता भी है। देखो सिगमंड फ्रॉइड ने स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करी, शुरू से लेकर लास्ट तक। ये 5 स्टेजेस की बात करते हैं। पहली स्टेज है ओरल स्टेज। यहाँ पे हर चीज आप अपने मुंह में देने की कोशिश करते हो, बच्चा। तो यहां से माउथ ही आपका सेंटर ऑफ प्लेजर है, सकिंग, बाइटिंग, बैबलिंग, बड़ा बड़ा ऐसे बच्चा करता है। तो जिसने मतलब जिसको वर्ल्ड एक बिटर प्लेस लगता है, अच्छा स्थान नहीं लगता, वो कई बार डिफिकल्टी ओरल स्टेज डेवलपमेंट में रहती हैं। ठीक है, खाना नहीं मिल पाता अच्छे से, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। सेकंड होती है एनल स्टेज। एनल क्या है? यहाँ पे आप अपने एनल वाले, ये 2 से 3 साल के बच्चों में, ये 2 साल से पहले, यहाँ पे बच्चा बार बार यूरिनेशन, डिफिकेशन से
सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल नहीं, सेटिस्फेक्शन सा फील करता है, वो बार बार करने की कोशिश करता है, तो उसको कंट्रोल सिखाया जाता है, बॉडीली कंट्रोल। तो जो सीख जाता है वो इस स्टेज से आगे निकल जाता है। एनल एरिया में आपकी प्लेजरेबल फीलिंग्स आती हैं, उस वजह से बच्चा बार बार उनको टच करने की कोशिश करता है। अब देखो इसका इड इड कहेगा कि भाई मैं टच करूं, बट जो ईगो है, जो सोसाइटी है, वो कहेगी नो। तो ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करके उसको कंट्रोल करना सीख लेगा। ठीक है। तीसरी आती फैलिक स्टेज, यहाँ जेनाइटल से होता है। यहाँ पे बच्चों को पता चलता है अपने जेनाइटल्स के बारे में, मेल को मेल जेनाइटल्स, फीमेल को फीमेल जेनाइटल्स। ठीक है, जब इसके बारे में पता चलता है तो दो इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, एक होता है एडिपस कॉम्प्लेक्स, एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? जो मेल चाइल्ड है वो, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि वो अपनी मदर के लिए फीलिंग्स डेवलप करता है और अपने पिताजी को वो नेगेटिव कॉनोटेशन से देखने लग जाता है। बट ईगो अलग कहेगा, इड अलग कहेगा, तो वो इसको रिजोल्व करता है और अपने फादर को अपना रोल मॉडल बना के उस जैसा बनने की कोशिश करता है, और ऐसे इस कॉम्प्लेक्स को रिजोल्व किया जाता है। अदरवाइज फादर को मार भी देते हैं, कई बार ऐसा देखने को। ये एडिपस एक किंग था जिसने अपने फादर को मार दिया था अपनी मदर से शादी करने के, तो ये एडिपस कॉम्प्लेक्स है। सेकंड है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे उल्टा होता है, सेम विद गर्ल्स। वो फादर के साथ अपने मदर को उल्टा देखती हैं, बट सेम चीज में वो भी मदर को आइडियल बना लेती हैं, या अपने ब्रदर ब्रदर के लिए भी वो फीलिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे अपनी सेक्सुअल अर्जिस को वो छोड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीसरी स्टेज है फैलस स्टेज। चौथी है लेटेंसी, पांचवी है जेनाइटल। लेटेंसी क्या होती है? 7 साल से लेके प्यूबर्टी तक। तो यहाँ पे आपकी फिजिकल सेक्सुअल एनर्जी रिलेटिवली इनएक्टिव होती है, और यहाँ पे चाइल्ड की जो एनर्जी ज्यादातर सोशल एक्टिविटीज में, अचीवमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज में लगाई जाती है। ठीक है, लेटेंसी। बट लेटेंसी के बाद आता है जेनाइटल। यहाँ पे आप सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं और ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो सोशली एंड सेक्सुअली मैच्योर डीलिंग आपको सिखाई जाती है इस स्टेज में। बट इंडिया में उतना नहीं होता, बट फिर भी। ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट है सिगमंड फ्रॉइड का, फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या है? फेलियर ऑफ पासिंग सक्सेसफुली थ्रू वन स्टेज। मान लो आप ओरल स्टेज में फिक्स रह गए, पास नहीं कर पाए, तो चाइल्ड में अलग टाइप की एबनॉर्मेलिटीज साइकोलॉजिकल डेवलप हो जाएंगी। एनल स्टेज या फैलस स्टेज में रुक गए तो आपको उससे वो पास करना पड़ेगा। जो पास नहीं होता, मान लो फैलस स्टेज पास नहीं है, तो वो पेरेंट ऑफ द सेम सेक्स के लिए एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, इसी में रिग्रेशन भी आता है। रिग्रेशन जब हम फिर से अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। ठीक है, ये रहेगा। तो ये सिगमंड फ्रॉइड का था। नेक्स्ट इसी में हमारा आता है पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच। ये थोड़ा सा इसमें और एडिशन करते हैं फ्रॉइड के अलावा, जैसे ये नियो एनालिटिकल या पोस्ट फ्रॉइडियन माना जाता है। ये इसमें सेक्सुअल और एग्रेसिव अर्जेस को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देते हैं, बट बाकी सारी चीजें सेम है। जैसे कार्ल जंग है, ये एम और एस्पिरेशन को देते हैं कि ह्यूमन बीइंग आर गाइडेड बाय एम्स एंड एस्पिरेशन एज बाय सेक्स एंड रिग्रेशन। तो जैसे आप अपनी लाइफ में गोल सेट करते हो, मुझे ये करना है, ये बनना है, तो वो कहता है ह्यूमन बीइंग इससे ही रहते हैं। तो इन्होंने अपना और एनालिसिस किया था, एनालिटिकल साइकोलॉजी इसको बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ कंपीटिंग फोर्स एंड स्ट्रक्चर, जिसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो इसमें अलग अलग, ये कहते हैं कि एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है कंसिस्टिंग ऑफ आर्कीटाइप्स, प्राइमोर्डियल इमेजेस, जिसमें पुरानी कुछ इमेजेस आपके दिमाग में सेट होती है, जैसे गॉड और मदर अर्थ का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये इसमें मानते हैं। जैसे मिथ्स, ड्रीम्स, तो इसमें आप बिलीव करते हो। यूनिटी, वननेस में आप बिलीव करते हो। ठीक है, और उसको अचीव करना चाहते हैं, तो आप जो पर्सनल कॉन्शियसनेस है और जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उन दोनों को एक बनाना चाहते हैं। तो आप जो भी काम करते हैं उसको एज अ सर्विस भी मान लेते हैं। तो ये होता है कालजन, जिसमें आप सोसाइटी की हायर चीजों से अपने आप को लिंक करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा है कैरन हॉर्नी। कैरन हॉर्नी है ऑप्टिमिज्म। ये कहते हैं, ये भी सिगमंड फ्रॉइड के डिसाइपल थे, बट वो एग्री नहीं करती थी। सिगमंड फ्रॉइड ज्यादातर सेक्सुअल, और वो कहते थे कि सिगमंड फ्रॉइड ने वुमेन को इंफीरियर माना, तो इन्होंने कहा कोई भी सेक्स जो है वो इंफीरियर नहीं है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं चाइल्डहुड एबनॉर्मेलिटीज या डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशन से, जो चाइल्डहुड की है। तो एक चाइल्ड जो बेसिकली इनसिक्योर फील करता था, वो अडल्टहुड में भी इनसिक्योर है। एक चाइल्ड जो बचपन में सिक्योर था, वो अडल्टहुड में भी सिक्योर फील करता है। एक बच्चा जिसको बहुत टू मच, टू लिटिल अप्रूवल,
ऑफ द पेरेंट्स, तो आइसोलेशन, हेल्पलेसनेस डेवलप हो जाती है। तो ये है आपका हॉर्नीज, ठीक है, हॉर्नीज ध्यान रखेंगे। फिर आता है एल्फर्ड एडर। एल्फर्ड एडल कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज गोल ओरिएंटेड, ठीक है। आप अपने पर्सनल गोल बनाते हैं जो कि आपको सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है। जो भी इनएडुकेसी और गिल्ट आती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जब आप इन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, तो ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता है। आपने देखा होगा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हिंडर करेगा। फिर आता है एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम का है ह्यूमन कंसर्न। ये कहते हैं इंसान सोशल बीइंग है, और जो हमारी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज होती हैं वो है ग्रोथ और पोटेंशियल। तो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू ग्रो मोर एंड मोर एंड एक्सप्लोर अवर पोटेंशियल। जैसा हमने गीता में भी पढ़ा था, गीता में हमने क्या देखा था, स्वधर्म, स्वधर्म इसी का ही एक हिस्सा है। तो एरिक एरिक्सन कहते हैं सर्च फॉर आइडेंटिटी, कि भाई आप लाइफ लॉन्ग इसी में चलते रहते हैं। जैसे कई बार आप आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझते हो, आप करना कुछ चाह रहे हो बट वो नहीं कर पा रहे, तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस आपके अंदर डेवलप होता है, आप उसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट मेनली देखो जितनी भी ये सारी की सारी स्टडीज हैं, इनका क्रिटिसिज्म है, ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के हिसाब से इन्होंने बनाई, कुछ ही केस स्टडीज थी और उतना नहीं है, ठीक है, कि इनको जनरलाइज किया जा सके। मतलब जिन लोगों से ये मिले थे उन्हीं पे रहता था, रेगुलर साइंटिफिक एनालिसिस नहीं है, स्मॉल इंडिविजुअल ग्रुप था, जनरलाइज नहीं कर सकते। कोई प्रॉपर आपने साइंटिफिक स्टडी भी नहीं करी जिससे आपको ये मिलता, ठीक है। जैसे फ्रॉइड है, उसने मेल को ही ज्यादा फोकस किया, फीमेल्स को ओवरलुक किया। तो ये हमारे साइकोलॉजिकल आते हैं पर्सनैलिटी वाले, ये साइकोलॉजिकल हुआ। नेक्स्ट है बिहेवियरल अप्रोच। देखो बिहेवियरल है, दे बिलीव इन डाटा। ये कहते हैं ऐसी चीज जो देखी जा सके, बिहेवियर जो डिफाइनेबल है, ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल है, हम उन चीजों पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट सिंपली एज अ चेंज इन रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बिहेवियरल के लिए एक पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चरल यूनिट है रेस्पॉन्स। मतलब आपके सामने कोई चीज आई, आप कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हो, क्योंकि आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। पेरेंट्स आए, आपने पैर छुए, तो वो रेस्पॉन्स ऑब्जर्व किया जाए, रेस्पेक्ट, वो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये रेस्पॉन्स है। जैसे मान लो भूख लगी, खाना खाया, तो ये बिहेवियर है। जैसे मान लो कुछ चिल्ड्रन है, दे डू नॉट लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, बट ग्रेजुअली वो उसको खाने लग जाते हैं क्योंकि उनके बिहेवियर में डाला जाता है। कारण हो सकता है वो पेरेंट्स को राजी करने के लिए खाएं, बट वो ऑब्जर्वेबल है, तो ये बिहेवियर का पार्ट हो। बट लेटर ऑन जब वो उसको सही में उसका टेस्ट एक्वायर कर लेते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कोर टेंडेंसी दैट ऑर्गेनाइजेस बिहेवियर इज रिडक्शन इन द बायोलॉजिकल एंड द सोशल नीड, जो आपके बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो हम लगातार बायोलॉजिकल नीड्स को कम करके अपना उसमें अंदर डालते हैं, दैट इज दिस। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग है पावलोव की, वो डॉग को एक घंटी सुनाता है और उसकी सलाइवेशन होता है वो। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग स्किनर, ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग बंदूरा, इनके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है बट फिर भी थोड़ा रिसर्च कर। उसके अलावा ये भी कहते हैं कि जो थॉट प्रोसेस हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। और क्लासिकल कंडीशनिंग का कोई नहीं है कि मतलब बिना सोच, क्लासिकल कंडीशनिंग कहती है रिफ्लेक्स, हर चीज एक रिफ्लेक्स है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। आप अपने दिमाग से भी तो लगाते हैं ना, सोचते हैं, तो वो थॉट प्रोसेस का हिस्सा बनता है। यह है बिहेवियर अप्रोच, जो आपके बिहेवियर में रेस्पॉन्स को नापती है। अगला है कल्चरल अप्रोच। कल्चरल अप्रोच क्या करती है, यहाँ पे पर्सनैलिटी को इकोलॉजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट में देखा जाता है। देखो ये कहता है इकोनॉमिकल मेंटेनेंस सिस्टम, कोई भी पर्सनैलिटी इकोनॉमी से ही डेवलप होती है। जैसे देखिए फूड कितना अवेलेबल है, तो उसी हिसाब से इकोनॉमिकल एक्टिविटी रहेंगी, उसी हिसाब से ही तो जितनी रिक्वायरमेंट है वैसा ही सेटलमेंट पैटर्न, सोशल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ लेबर, ये कार्ल मार्क्स जैसी बात करते हैं। और उसी हिसाब से एक चाइल्ड का लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सारी चीजें ये कहते हैं कल्चर पे आपकी फिक्स होती हैं। रिचुअल, सेरेमनी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी इसी पे रहेंगी। तो किसी की भी पर्सनैलिटी है वो कल्चर पे फोकस रहती है। मान लो एक फॉरेस्ट में और माउंटेन में रहता है, जैसे झारखंड में बिरोर कम्युनिटी, ठीक है, ट्राइबल्स हैं, नोमैडिक हैं,
तो वो अपने बच्चों को पहले ही बाहर भेज देते हैं, तो उनके बच्चे जो हैं एनॉर्मस फ्रीडम मिलता है उनको, तो बच्चे काफी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस डेवलप होते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड, रिस्क टेकिंग। वहीं एग्रीकल्चरल सोसाइटी में, क्योंकि सबको साथ में मिलकर काम करना होता है, तो ओबीडियंस, ठीक है, बड़ों की बात मानना और छोटों को नर्चर करना एग्रीकल्चरल सोसाइटी का लिंक होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए वो सारी चीजें चाहिए और जो खाना बनाया है वो बच्चों को भी चाहिए, ठीक है। वहां पे क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना, तो ये ड्यूटी ओरिएंटेड ज्यादा होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाना। ऐसे ही अर्बन एरिया में अलग रहेगा, जैसे हमने पहले भी बात करी थी। तो ये अलग अलग कारण हो जाते हैं। कल्चर, फिर एक है ह्यूमनिस्टिक, तो ये फ्रॉइड के रेस्पॉन्स में आता है, कार्ल रोजर और अब्राहम मैस्लो, ठीक है, मैस्लोस प्रिंसिपल। तो ये कहते हैं कि पीपल ट्राई टू एक्सप्रेस देयर कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल टैलेंट टू द फुलेस्ट ऑफ देयर एक्सटेंट पॉसिबल, ठीक है, मतलब हमेशा फुल पोटेंशियल में लोग अपने आप को करना चाहते हैं। तो इन्होंने ये अजम्पशन मानी है कि हमेशा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर रहता है, कि मेरा पोटेंशियल ये है तो मुझे उधर ही जाना है, और आपका सारा बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। तो आप जितना भी चीजें डेवलप करोगे वो इसी के कारण करोगे। तो यू आर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड अपने ट्रू सेल्फ को, आइडियल सेल्फ को रियलाइज करने। वो क्या है? योर हाईएस्ट पोटेंशियल। और अगर इन दोनों में डिस्क्रिपेंसी रहेगी तो आप दुखी भी रहेंगे, अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड भी रहेंगे। आपको लगता है कि आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं बट नहीं बन सकते या नहीं कर पा रहे, तो फिर आप डिससेटिस्फैक्शन की तरफ जाए, ठीक है। आपने पूरे एफर्ट भी डाले बट नहीं बन पाए, तो ये रहेगा। तो एक जैसे वेल एडजस्टेड एंड पुअरली एडजस्टेड। वेल एडजस्टेड वो है जिसका सेल्फ का कंसेप्ट और एक्सपीरियंस दोनों कॉन्ग्रुएंस में है काफी हद तक, यहाँ पे काफी वेरिएशन है, तो वो पुअरली एडजस्टेड इंडिविजुअल रहेगा। फिर डायग्राम्स भी आप अपने आंसर्स में बना सकते हैं। इनका ये मानना है कि पर्सनैलिटी एक लगातार डेवलप होती रहती है, और सोशल इन्फ्लुएंस का भी अपना एक रोल रहता है। जैसे सोशल एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है तो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम अच्छी बनती है, और एक नेगेटिव रहता है तो वहीं ये चीजें लो डेवलप होने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आपका होना चाहिए। तो मतलब लोगों का अगर सेल्फ आपको डेवलप कराना है, इसको क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी बोला गया है, तो आप मतलब अनकंडीशनल पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव देखें, बट हमेशा वो भी नहीं, बट ये इनका कहना है, ठीक है। फिर होता है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। अपनी नीड्स होती हैं, उनकी हायरार्की के हिसाब से लोग काम करते हैं। जैसे ये कहते हैं अटेनमेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंचना हमारा नीड है। बायोलॉजिकल सिक्योरिटी हमारी नीड है, बिलोंगिंगनेस हमारी नीड है, सर्वाइवल नीड्स, हम चाहते हैं ना लोगों से लिंक करना, बिलोंग करना, ये हमारी नीड का हिस्सा है, ठीक है। तो ये इंसानों में और लोगों में सब में मिलेगी, बट इसी में जो रियल जर्नी है वो ये क्या है, अपने सेल्फ एस्टीम और अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है उसको अचीव करना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड आपको एनिमल्स में नहीं मिलेगी, ये ह्यूमंस में ही मिलती है, ऐसा इनका कहना है। फिर इसी में अगर हम समझे हु इज अ हेल्दी पर्सन, तो हेल्दी कौन है? जो अपने ट्रू सेल्फ को जानता है, अपनी फीलिंग्स को जानता है और उनको कंट्रोल कर सकता है। यू आर अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स, लिमिट्स एंड एक्सपीरियंस हियर एंड नाउ, आप आज में ही जीते हैं। यू आर नॉट ट्रैप्ड इन द पास्ट एंड इन द फ्यूचर। हाँ बिल्कुल आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, बट पूरा दिमाग वहां नहीं लगा रखा, पूरा दिमाग आपने पास्ट में नहीं लगा रखा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में हम देखते हैं जैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से, बहुत ये प्रोसीजर हैं जो हमने डेवलप करे टू इवैल्यूएट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। इसकी यूटिलिटी ये है, एक इंसान का मोटा मोटा हमें आइडिया लग जाएगा कि अगर इसकी पर्सनैलिटी ऐसा है तो इसका बिहेवियर ऐसा देखने को मिलेगा। कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप ले सकते हैं इसको, ठीक है, कौन इंसान कहाँ जा सकता है, डायग्नोसिस क्या दिक्कत है, क्या ट्रेनिंग करके उसको बेटर बनाया जा सकता है, प्लेसमेंट, काउंसलिंग, ठीक है, या अदर पर्पसेस। तो इसके लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, साइकोमोटर टेस्ट, सेल्फ रिपोर्टिंग, प्रोजेक्टिव, बिहेवियरल एनालिसिस, इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे देखिए पहला है सेल्फ रिपोर्टिंग।
मतलब आपसे ही पूछा जाएगा कि भाई आप क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, तो आप अपने बारे में लिखें। ठीक है, तो फेयरली स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप लिखते हैं। यहाँ पे एक रेटिंग स्केल भी होता है, स्कोरिंग दी जाती है, क्वांटिटेटिव है, स्कोर मिलेगा ना 5 6 7, तो उस क्वांटिटेटिव मेथड होता है। बट वो क्वेश्चनर वैसे ही होता है, आपके बारे में रहेगा, आप लिखेंगे, उस हिसाब से आपको कि भाई मैं बहुत हैप्पी वेरी सैड, उस हिसाब से आपको स्कोर मिल जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी का पता लगा जाएगा। अगला है MMPI, ये है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ये हैथवे और मैकिंसले की थी। इन्होंने 567 स्टेटमेंट दी जिनको ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में रखा कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, और उनको 10 सब स्केल्स में डाला। उससे ये डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा आदमी किस टाइप का रहेगा। ठीक है, ये बेसिकली डिप्रेशन, हिस्टीरिया, इन सब को डायग्नोसिस करने के लिए, मस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, पैरानोया, मतलब साइको डिसऑर्डर्स को एनालिसिस करने के लिए। तो ये टाइप बस याद रखो, 10 सब स्केल, 567 567 स्टेटमेंट्स है ट्रू फॉल्स की फॉर्म। इंडिया में यही मालिक और जोशी की है, जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, उन्होंने भी ऐसे ही क्वेश्चनेयर बना रखा है, वो भी ध्यान रखो। अगला देखिए, एरिक्स पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर, जिसके बारे में हमने ऊपर देखा था, ये 2 डायमेंशनल है। ये आपको अलग, या तो इंट्रोवर्ट बोलेगा, एक्सट्रोवर्ट, इमोशनली स्टेबल या अनस्टेबल, तो ये दोनों तरीके से आपको एनालिसिस करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे 32 पर्सनालिटी ट्रेट है। साइकोटॉक्सिज्म इससे लिंक किया गया साइकोपैथोलॉजी, यानी अगेन यहाँ आपको बता रहे हैं कि आप होस्टाइल होंगे, इगोसेंट्रिक होंगे, एंटी सोशल होंगे, या किस टाइप के होंगे। तो अगेन एनालिसिस के लिए है। तो यहाँ 32 ट्रेट्स हैं, फिर एक 16 कैटल्स, ये ध्यान रखना है, 16 पर्सनैलिटी, एडवोकेट, डिप्लोमेट, अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सिचुएशन दिए जाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कोई अगर किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी में, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रोल अच्छे रहेंगे, कैरियर गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस के लिए अच्छा रहता है। स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, जैसे देखिए, तो ऑथोरिटेरियनिज्म, लोकस ऑफ कंट्रोल, ऑप्टिमिज्म, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं इसमें। देखो, सबके अपने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। जैसे मान लो सेल्फ रिपोर्टिंग है, उसमें सोशल डिजायरेबिलिटी बायस होता है कि हम अपने आप को दूसरों से अच्छा दिखाने के लिए कई सारी चीजें नहीं बताते। ऐसे ही एक्विंटेंस होता है कि मतलब आपसे कोई सवाल पूछा गया, आप यस ही बोल रहे हो सामने वाले को प्लीज करने के लिए, तो आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो बाहर निकल के नहीं आती। फिर एक प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कुछ इंक ब्लॉट टेक्निक वगैरह होता है। यहाँ पे एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो बहुत ही जर्नल सी होती है। ठीक है, तो इसको डाला जाता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो आपके अनकॉन्शियस मोटिव, फीलिंग्स को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे वर्ड्स, इंक बोट, तो अजीब अजीब से वर्ड, इमेज, इंक प्रिंट्स आपको दिखाए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप स्टोरी बनाओ। तो वहां से आपके अंदर के जो थॉट्स हैं वो बाहर आते हैं कि ये आदमी पॉजिटिव ओरिएंटेड है, नेगेटिव ओरिएंटेड है, क्या इसको दिख रहा है, किस टाइप की इसकी पर्सनैलिटी है, ये रियल। क्योंकि इसमें कोई डाटा आपके हिसाब से नहीं है, क्योंकि स्टिमुलस अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, सब्जेक्टिव है, पुअरली डिफाइंड है, आपको बताया भी नहीं जाता कि आपको एसेस किया जा रहा है। यहाँ पे कोई करेक्ट और इनकरेक्ट रेस्पॉन्स नहीं है। मान लो ये इमेज है, अब इसको देख के क्या चीज आपके दिमाग में आ रही है, मे बी भाई एक आदमी यहाँ पे बैठा है, कौन क्या है। ठीक है, आपको कुछ भी लग सकता है, ये एक विमान लग सकता है, तो आपको जो लगता है आप बता भी सकते हैं कमेंट करके भी। ठीक है, तो यहाँ पे आता है हमारा, बट इसको ऐसे ही आसानी से नहीं कर सकते। जो इनको ट्रेन करते हैं उनके लिए रिगरस ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। रोजैक इंक बोल्ट टेस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, हरमन रोजबैक ने इसको डेवलप किया था। 10 इंक बोर्ड इसमें होते हैं, 5 ब्लैक एंड व्हाइट में, 2 रेड इंक में और 3 पेस्टल कलर्स में। साइज होता है 7:10। इसको 2 फेजेस में डाला जाता है। पहली होती है परफॉर्मेंस प्रॉपर, सेकंड होती है इंक्वायरी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले वाले में परफॉर्मेंस प्रॉपर में, इंक्वायरी में आपसे डिटेल लिखवाया जाता है, बट अगेन बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग यहाँ पे चाहिए। ठीक है, फिर एक होता है टैट। टैट आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये मॉर्गन एंड मुरे का है। 30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड आपको दिखाए जाएंगे या आपसे ड्रॉ करवाया जाएगा। ठीक है, जिसमें अडल्ट मेल, अडल्ट फीमेल, बॉयज, ये इस हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे और अलग अलग टाइप से आपको दिखाया जाएगा।
20 भी दिखा सकते हैं, 5 भी दिखा सकते हैं, नंबर वेरी करता है, सारे 30 दिखाना जरूरी नहीं है। और आपसे बोला जाएगा आप एक स्टोरी बनाओ, उस स्टोरी के बेसिस पे आपकी स्कोरिंग करी जाती है, ठीक है। और अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से इसको मॉडिफाई भी किया। इंडिया में उमा चौधरी का इसका है, जैसे मान लो ये इमेज है, इस इमेज को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? ये इंसान है, पीछे है कोई बूढ़ी औरत है, भूत है, क्या दिमाग में आ रहा है आप बता सकते हैं, ठीक है। ये इसको हेल्प करने आया, या ये इससे कुछ हेल्प मांगना चाह रही है, एनीथिंग विच कम्स इनटू योर माइंड। इनके फेशियल एक्सप्रेशन आपको कैसे लग रहे हैं, इसके कैसे लग रहे हैं, तो दैट विल बी शोइंग योर माइंड्स एबिलिटी या पर्सनैलिटी। ये है टैट, ठीक है। फिर एक आता है रोजन विंग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, पीएफ। तो यहाँ पे होता है कि हाउ पीपल एक्सप्रेस एग्रेशन इन द फेस ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। जैसे कार्टून लाइक पिक्चर आपको दिखाई जाएगी जिसमें अलग अलग लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये अगर आप इस सिचुएशन में ये आगे क्या करेगा, तो आप जिस हिसाब से आंसर देंगे उस हिसाब से आपसे पता चल जाता है कि आप क्या सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है या कैसे पर्सन है, फ्रस्ट्रेटेड है, कंस्ट्रक्टेड है, कैसे है। फिर एक ऐसी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, जैसे आपको सेंटेंस दिया जाए, माई फादर दिस, माई ग्रेटेस्ट फियर दिस, द बेस्ट थिंग अबाउट माई मदर दिस, आई एम प्राउड ऑफ दिस। तो वहां से आपके जो अनकॉन्शियस मोटिवेशन है वो बाहर निकलते हैं। तो एक ऐसा टेस्ट अच्छा डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन। फिर ऐसे ही एक ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट है, जिसमें आप पेंसिल और इरेजर दे दिया जाता है, तो आप कैसा इंसान बनाते हैं उससे पता चलता है। जैसे मान लो आपने फेस नहीं बनाया, तो इससे पता चलता है कि मे भी हो सकता है कि आप काफी कॉन्फ्लिक्ट रिडन सिचुएशन में रहे हो। या फिर आपने ग्राफिक एम्फेसिस नेक पे दिया, तो ये दिखाता है आपके ऊपर लैक ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। या फिर हेड बहुत बड़ा बनाए, तो हो सकता है कि आपको हेडेक्स या ब्रेन डिजीज कोई हो, उस तरीके से करो। बट इसको भी एनालिसिस करने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्किल चाहिए, ये ऐसा नहीं कि किसी ने भी देखा। उसके अलावा बिहेवियरल एनालिसिस होता है, ये साइकोमोटर के थे। बिहेवियर में क्या है? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग, नॉमिनेशन एंड सिचुएशनल टेस्ट। इंटरव्यू में जैसे सिंपली आप बैठेंगे, इन डेप्थ इंटरव्यू करेंगे, जैसे यूपीएससी में होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जैसे जैसे फ्लो चलता है वैसे वैसे आपसे बातें आती हैं, सब्जेक्टिव रहता है, उसमें देखा जाता है कि आप किस टाइप से आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। स्ट्रक्चर्ड में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, मान लो एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, जनरली स्ट्रक्चर्ड भी रहता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी रहता है। सेकंड पार्ट है ऑब्जर्वेशन, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर रहता है, सीसीटीवी ऑब्जर्वेशन, बैठ के ऑब्जर्वेशन। बट यहाँ पे सबसे नेगेटिव ये है कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो और सामने वाले को पता है, तो उसका बिहेवियर बदल जाता है, और बिना बताए करोगे तो फिर सामने वाला, उसकी प्राइवेसी ब्रीच होगी। तो ये दोनों ही एंथ्रोपोलॉजी में काफी यूज किए जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मैच्योरिटी, ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए। ऑब्जर्वर सिर्फ रहने से ही गड़बड़ हो जाता है। फिर है बिहेवियरल रेटिंग। रेटिंग मतलब हम दूसरे लोगों से रेटिंग दिलाते हैं, जो लोग उनको जानते हैं कि भाई बताओ ये कैसा इंसान है। बट यहाँ पे बायसनेस आएंगे दूसरे लोगों के, ठीक है। जैसे इसको, एक होता है इसमें हैलो इफेक्ट। जनरली कुछ लोग एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए ज्यादा पॉजिटिवली बायस होते हैं और एक ट्रेड के लिए नेगेटिवली बायस होते हैं, तो वो दूसरे लोगों को भी उसी के हिसाब से जज करते हैं, दैट इज हैलो इफेक्ट। तो ये इसका नेगेटिव है। कई सारे लोग मिडिल कैटेगरी बायस या एक्सट्रीम कैटेगरी बायस में रहते हैं, 5 स्टार ही देंगे या 1 स्टार ही देंगे। मिडिल कैटेगरी हमेशा बीच का, कि भाई वहां से ओपिनियन भी नहीं आते ज्यादा, वो एक्सट्रीम सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये हैं अलग अलग टेस्ट। ऐसे ही नॉमिनेशन टेस्ट है, तो यहाँ पे पीयर असेसमेंट आपकी करी जाती है। तो यहाँ पे हर एक इंसान को बोला जाता है कि आप एक ग्रुप में किसी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, किसके साथ काम करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं आप बताएं। जब आप बताएंगे तो हमें पता चलता है कि आप किन कैरेक्टरिस्टिक से एसोसिएट करते हो। तो ये अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं नॉमिनेशन। ऐसे ही सिचुएशनल टेस्ट, आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन दी जाएगी, गलत इंसान सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि आपका एक्चुअल बिहेवियर क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। ये सिचुएशनल टेस्ट होंगे। तो ये अलग अलग टेस्ट हैं जिससे हम अलग अलग पर्सनैलिटी बिहेवियर्स को एनालाइज करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी में पर्सनैलिटी असेसमेंट वाला अपना उसी में ही हो गया, उसमें कोई ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इसी में कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसको भी हम देख लेते हैं।
ओके, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए, ये इजी ही टॉपिक है। कम्युनिकेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कैसे उससे पर्सनालिटी डेवलप होगी, कैसे टीम्स बिल्ड करी जाते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। डायरेक्टली सवाल आएंगे। देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन की ही है। कम्युनिकेशन हमारे इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे इन्होंने टूरिज्म प्रोफेशनल्स का एग्जाम्पल लिया है कि भाई कैसे इफेक्टिव प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आप आपकी पर्सनैलिटी, कस्टमर फीडबैक, लॉयलिटी स्कीम्स, ये सब डेवलप करने में और आपको एज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, देखो इंसानों को कम्युनिकेशन ही अलग करता है। तो हम लास्ट तक मीनिंग टाइप, पब्लिक स्पीकिंग, रिटर्न कम्युनिकेशन, कस्टमर केयर मैनेजमेंट, इन सबको सीख लेंगे। देखो, कंसेप्ट एंड मीनिंग। सबसे पहले, मैन इज द ओनली हु इज कम्युनिकेटिंग, ये हमें पता है। हम अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। रिटर्न, ओरल, स्पीकिंग, राइटिंग, गेस्चर, एक्सप्रेशंस, ठीक है, वेरियस होते हैं। कम्युनिकेशन लेटिन वर्ड है कम्युनिस। इसका मतलब होता है टू शेयर और टू मेक कॉमन। कॉमन, कॉम्युनिस, कॉमन। अभी तक वो चीज मेरे पास थी, कम्युनिकेट करते ही आपके पास आ गई, तो इट इज लाइक टू शेयर, टू मेक थिंग्स कॉमन। ठीक है, अब इसमें ट्रांसमिशन हमें चाहिए। आइडियाज, ओपिनियन, फीलिंग्स, ये सारी चीजें ट्रांसमिट होती हैं। अगर हम देखें कम्युनिकेशन क्या रहेगा, तो अलग अलग ने अलग अलग डिफाइन किया है। एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन, ह्यूमन एंड समर, इमोशंस, कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हडसन, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज, मर्फी। तो ये है अलग अलग। ठीक है, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो, कम्युनिकेशन में मिनिमम दो लोग तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब वो जो दो लोग हैं, एक मैसेज को भेजता है, मैं मैसेज को भेज रहा हूं, आप रिसीव कर रहे हो, बीच में माध्यम है। एक मैसेज भेजेगा, एक रिसीव करेगा। ये अनकंप्लीट है जब तक आप इस मैसेज को समझ ही नहीं रहे। मैं हिंदी बोल रहा हूं, आपको हिंदी नहीं समझ में आती, तो दिस इज इनकम्प्लीट। ऐसे ही पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये भी हमें देखने पड़े, क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ये अब हम देखें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। देखो, इसमें अलग अलग सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं। सेंडर, एक भेजने वाला होगा जो मैसेज को कन्वे करता है। एक मैसेज होगा जो आप भेजना चाहते हैं, मान लो मैं क्लास पढ़ाना चाहता हूं, तो ये मैसेज है। फिर एक एनकोडिंग होगी, आप अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हो, फिर आगे भेजते हो, दैट इज एनकोडिंग। फिर एक कम्युनिकेशन चैनल होगा जिससे आप जाएंगे, फिर एक रिसीवर होगा जो आपके मैसेज को लेगा, फिर उसकी डिकोडिंग होगी, मैसेज को डिकोड किया जाएगा, दिमाग में मीनिंग बनाए जाएंगे, और एक फिर फीडबैक होगा, आपको बताया जाएगा फीडबैक, मैसेज अच्छा था, बुरा था, क्या था, एंड दिस इज हाउ द साइकिल इज कंप्लीटेड। तो ये साइकिल भी आप बना के सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इसी कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर देखिए, क्या क्या बैरियर हो सकते हैं जो कि कहीं पे भी इसमें रोक लगाए, रोड रोक लगाए, दैट इज बैरियर। जैसे एक है नॉइस। मान लो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारी नॉइस आ रही है, लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो नॉइस। एक होता है डिस्टेंस, आपके और मेरे बीच में इवन दो डिस्टेंस ज्यादा है, अगर मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा हूं, आप तक नहीं पहुंच रहा, बट थ्रू द माध्यम ऑफ आईटी हम पहुंचा पा रहे हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी हो सकता है। मान लो एक रिसेप्शनिस्ट है, 20-20, 30-30 कॉल आ रही है, किसी को अटेंड नहीं कर पा रहे, अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, तो यहां से भी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश स्पीकिंग टूरिस्ट है, फॉरेन लैंग्वेज। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल, रिटन, ऑडियो। तो यहाँ पे आपको मान लो रिटर्न है, तो आपको लिटरेट आदमी ही चाहिए, कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा, तो ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी एक हिंड्रेंस आपका हो सकता है। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन देखते हैं। जैसे ओरल कम्युनिकेशन, जब हम एक्सचेंज ऑफ आइडिया वर्ड करते हैं फेस टू फेस, टेलीफोन पे, स्पीच पे, टूरिस्ट गाइड है। फायदे क्या होते हैं, देखो, एकदम से आप अपनी बात पहुंचा सकते हो इमीडिएटली, डायलॉग्स तुरंत जाएंगे, फास्ट है, टाइम सेव करता है, इकोनॉमिकल है, कॉस्ट कम है, फ्लेक्सिबल है, हम चेंज कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है, बहुत बड़े बड़े मैसेजेस नहीं पहुंचा सकते, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रिलायबल कम है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, किसने किसको क्या बोला, ओरल है, नहीं पता चल रहा, तो किसी दूसरे की बात पर रिलाई नहीं करते, एक से दो तक पहुंचे मैसेज, ओरल ही सिर्फ चलता तो दिक्कत हो जाती। इसलिए रिटर्न फिक्स करना जरूरी होता है। लेंदी मैसेज के लिए अच्छा नहीं है। सेंडर और जो बिहेवियर का जो वो है, बिहेवियर सेंडर और रिसीवर, उससे ही इन्फ्लुएंस हो सकता है। मैंने आपको कुछ बोल दिया, आपने मुझे कुछ बोल दिया, मैंने अगला मैसेज ही बदल दिया, मैं कहना कुछ चाह रहा था, कहने कुछ लग गया। ठीक है, डिस्टॉर्शन इज वेरी वेरी हाई। किसी भी कम्युनिकेशन में ऐसा माना जाता है कि देर आर 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, जो उसमें वो बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाते हैं। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 7 से क्या है, सी क्लियर, मैसेज क्लियर होना चाहिए।
जैसे ओरल में थोड़ा सा अनक्लियर होने के चांसेस है, रिटन इज वेरी क्लियर, कंसाइज, ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है, कंप्लीट हो, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, सारी चीजें उसमें हो। फोर्थ, करेक्ट हो, झूठा मैसेज होगा तब भी गड़बड़ क्रिएट करवाएगा। कंक्रीट हो, स्पेसिफिक हो, लिमिटेड आइडियाज के साथ हो, लिमिटेड वर्ड्स के साथ हो, कर्टेसी होनी चाहिए आपके मैसेज में, थैंकफुलनेस, ठीक है, ये भी होना चाहिए, पोलाइट वर्ड्स होने चाहिए, कैंडिडनेस होना चाहिए, स्ट्रेट ओपन फ्रैंक मैसेज आपका हो कम्युनिकेशन में। सो दीज आर कॉमन थिंग्स कैंडिड सीसीसी। ओरल कम्युनिकेशन में जब आप ओरली बिहेव करते हैं, अपने आइडियाज, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताते हैं ओरली, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। कई बार हम इन्हीं को प्रेजेंटेशन बना के बताते हैं। हम बेसिकली प्रेजेंटेशन में भी लोगों को परसुएड करने की कोशिश करते हैं कि दिस इज द वे, दिस इज द थिंग विच आई वांट टू कम्युनिकेट। तो जब हम प्रेजेंटेशन डेवलप करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं, ये उतने काम के नहीं, बट फिर भी आप टॉपिक डिसाइड करेंगे, मटेरियल कलेक्ट करेंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे, ग्राफिक्स डालेंगे, फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रेजेंटेशन देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है। जिनसे जो बात करनी है वो आपको पता रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैसेज ढंग से कन्वे नहीं कर सकते, गलत ऑडियंस को जा रहा है। कंसाइज मैसेज हो, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हो, यू शुड लुक काम एंड रिलैक्स्ड। अगर नहीं दिखोगे तो लोग भी आपके मैसेज पे भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। मेंटेन आई कांटेक्ट, ये कुछ सिंपल चीजें हैं। ग्राफिक्स का यूज, स्माइल का यूज, ठीक है, टोन, वॉल्यूम ऑफ टोन, और लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन वाला। फिर ऐसे ही एक कम्युनिकेशन होता है मीटिंग। तो मीटिंग्स में जनरली एक गेट टुगेदर है लोगों का, जहां पे आप अपने एक्सपीरियंस, कंसर्न्स, इन सबको शेयर करते हैं। 4 लोग मीटिंग करते हैं ना, तो मीटिंग में भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्टिव, कि भाई कौन लोग मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्या सिचुएशन है, ठीक है, क्या आपका आइडिया रहेगा, एक्सचेंज कैसे होगा, मेंबर्स को परसुएड करना भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी हो सकता है, 4 लोगों में बढ़त होगी, या किसी सामने वाले को परसुएड करना भी हो सकता है मीटिंग का पर्पस। बट देन अगेन, मीटिंग से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं। मतलब पहला, नोटिस देना। किसी भी मीटिंग का आपको नोटिस देना बहुत जरूरी है, ठीक है। डेट टाइम क्या रहेगा, एजेंडा जरूरी है, मीटिंग का एजेंडा क्या होगा भाई, क्यों मिल रहे हैं हम, वो जरूरी है। फिर माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग, प्रोज कॉन्स, हर आइटम ऑफ एजेंडा के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हुआ मीटिंग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज इंटरव्यू। देखो, इंटरव्यू में भी जैसे हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, ये उतने रेलेवेंट नहीं है, बट स्टिल वी आर डूइंग प्री प्लान। कई बार आप जैसे रिहर्सल करते हैं, मॉक इंटरव्यू देते हैं, आप अपने दोस्तों पार्टनर से बात करते हो, क्लियर ऑनेस्ट आंसर देते हैं, प्री प्लानिंग, ठीक है। तो उसमें आपको हमेशा यही ट्राई करना है, ठीक है। उसके अलावा इंटरव्यू में यू हैव टू बी इन द कंट्रोल। इंटरव्यू में जो इंटरव्यू दे रहा है उसी को इंटरव्यू गाइड करना होता है। अगर वो कंट्रोल में है तो इंटरव्यू अच्छा जाता है, अगर सामने वाला कंट्रोल में आ जाए तो दिक्कत आ जाती है। डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें, फोन को ऑफ रखें इंटरव्यू के टाइम, आई कांटेक्ट बनाएं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपने इंटरव्यू के जो नेगेटिव कमेंट है उसको आप रिपीट ना करें, पॉजिटिव इमेज आपकी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी चीजें, जार्गन्स को अवॉइड करें, सिंपल भाषा में आपको इंटरव्यू देना चाहिए, ठीक है। एंड नेवर स्पेकुलेट, नहीं पता तो नहीं पता, यू कैन लीव इट। इंटरव्यू एक कम्युनिकेशन हुआ, ऐसे ही हमारा होता है रिटर्न, जिसमें हम लिख के एक्सचेंज करते हैं आइडियाज का, ठीक है। जितने भी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं वो रिटर्न कम्युनिकेशन, क्योंकि एक मैसेज बहुत लंबा हमें आगे तक ट्रांसफर करना पड़ता है, इसीलिए लेटर दिए जाते हैं, ओरल नहीं दिया जाता। और पहले क्या था उसको भी रखने के लिए लेटर होता है, ठीक है। तो विदाउट रिटर्न, जैसे इसमें मेमोज, एजेंडा, मैनुअल, हैंडबुक, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें बनानी पड़ती हैं लेटर ऑन इसको जज करने के लिए। एडवांटेज क्या है, ये ज्यादा सीरियसली लिया जाता है कंपैरेटिवली, लंबे टाइम तक सुटेबल है, प्रॉपर रिकॉर्ड रख सकते हो, एक्यूरेट क्लियर होता है, ज्यादा लोगों तक भेज सकते हो, सेम टाइम क्लियर कट गाइडेंस होती है, तो ये फायदा होता है। बट नुकसान इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता, थोड़ा रिजिड भी होता है, चेंज नहीं कर सकते इतना इजीली, ड्राफ्टिंग में एरर हो सकते हैं, ठीक है। सीक्रेसी मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे भी 7 C's ऐसे ही हैं। इट हैज टू बी क्लियर, जैसे मान लो आप कुछ वर्ड यूज कर रहे हो, पे, कंपनसेट नहीं, फिर पे होना चाहिए, हेल्प, फैसिलिटेट नहीं, हेल्प, यूज, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं अधूरा मैसेज दे दिया तो बार बार उसको चेंज करना मुश्किल है ना। कंसाइज, कर्टसी, यहाँ पे भी कर्टसी रखनी है, इरिटेटिंग वर्ड नहीं होना चाहिए, यू नेग्लेक्टेड, यू आर रेस्पॉन्सिबल, यू आर अनअवेयर, ऐसे वर्ड नहीं, करेक्ट होना चाहिए,
कंक्रीट होना चाहिए, स्पेसिफिक, क्रिस्टल क्लियर। कंसिडरेशन, थैंक यू फॉर योर हेल्प। ठीक है, आप इस टाइप के मैसेजेस में ये सारी चीजें डालें। देन आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहला प्रिंसिपल है यूनिटी। शुरू से लेकर लास्ट तक, जो हम ऐसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक एक यूनिटी, कोहेरेंस आपको दिखती है, तो मैसेज में यूनिटी होनी चाहिए। नंबर वन, सबसे पहले हम सेंटेंस को यूनिफाई करते हैं, देन पैराग्राफ को, देन पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, ऐसे को। कोहेरेंस हो, जार्गन्स ना हो, एक्यूरेट हो, ठीक है, ब्रीफ हो। ऐसे ही बिजनेस लेटर होते हैं, सेम चीजें होती हैं, ये कुछ ना वो नहीं है। आपको बिजनेस लेटर में नेम, एड्रेस, डेट डालनी पड़ती है, डेजिग्नेशन डालना पड़ता है, सर मैडम से स्टार्ट करना पड़ता है, पर्पस बताना पड़ता है, प्रिसाइज रखना पड़ता है, क्लियर पोलाइट रखना पड़ता है। ठीक है, ये है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फिर कस्टमर केयर मैनेजमेंट है, कि जो कस्टमर्स हैं उनकी केयर, उनसे फीडबैक लेना और उसको हमेशा पॉजिटिवली लेना किसी भी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तभी बिजनेस आपका आगे ग्रो करेगा। तो कस्टमर केयर इज द कोर एलिमेंट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग, करेक्ट क्राइटेरिया इसके होने चाहिए। मान लो जैसे जहां से भी सप्लाई चेन में आपके काम करते हैं, कॉल सेंटर, ट्रांसपोर्ट, डिस्पैच, जो लोग कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको सिखाना, समझाना, वो सारा कस्टमर केयर कैसे रहे, फीडबैक लेना। ठीक है, तो इसमें मेन जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें कस्टमर की नीड पता चलता है, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पता चलता है, फिर क्या हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कस्टमर की नीड के हिसाब से हैं, ये भी पता चलता है। क्या हम उनके लिए वैल्यू फॉर मनी दे पा रहे हैं। ठीक है, क्या हमारा कस्टमर वेल इन्फॉर्म्ड है। ये भी इसमें रहेगा। रिलायबल, एफिकेसी, लोगों ने आपसे प्रोडक्ट खरीद तो लिया, बट क्या आप आफ्टर सेल सर्विस दे पा रहे हैं। ठीक है, कस्टमर फीडबैक, लॉयलिटी स्कीम, जैसे कई बार हम जो लॉयल कस्टमर होते हैं उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। प्रोफेशनलिज्म, फ्रेंडलीनेस ऑफ एम्प्लॉई, ये भी जरूरी होता है। आप अपने कस्टमर के साथ बिल्कुल प्रोफेशनली डील करें, फ्रेंडली तरीके से डील करें। कस्टमर की ऑर्डर हिस्ट्री आपके पास रहे, रिकॉर्ड रहे, फीडबैक रहे, उनका जो चेंजिंग पैटर्न है ऑर्डर का वो हमें पता चले, कहीं नई इंक्वायरी आ रही है वो पता चले, ताकि आप उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर पाए। तो यहाँ पे केपीआई होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो केपीआई में हमारा ये वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे मान लो रिसेप्शनिस्ट है, सेल्स पर्सन है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा जरूरी है कि कस्टमर फ्रेंडली हो। तो यहाँ पे ट्रेनिंग, केयर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें करी जाती हैं उसके हिसाब से। ठीक है, अगर ये अच्छी नहीं होगी तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। टूरिज्म में भी यही है। कैसे इसको बिल्ड कर सकते हैं, आप एक फ्री हेल्पलाइन दे सकते हैं, एफएक्यू अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, फॉलो अप सेल कॉल कर सकते हो, फ्री प्रोडक्ट दे सकते हो कस्टमर को जो बार बार आ रहे हैं, सर्विस रिमाइंडर आप दे सकते हैं, डिस्काउंट्स आप दे सकते हैं। और जब भी आपके पास कोई कंप्लेंट आती है तो आप उसको कंप्लेंट को कभी भी अनरीजनेबल करके डिसमिस नहीं करेंगे। आप हर कंप्लेंट को बहुत सीरियसली लेंगे। आपको सिंपैथेटिकली सुनना पड़ेगा, काम एंड कंपोज होके। और कंप्लेंट को पर्सनली नहीं लेना, आगे के बढ़ावे के लिए लेना है। उसकी डिटेल रिकॉर्ड करें। ठीक है, और रिटर्न कंप्लेंट को इमीडिएटली डील करो। रिपेयर, रिप्लेस, रिफंड, चीज जो दिक्कत आ रही है उसको रिपेयर करो, रिप्लेस करो नई चीज से, या रिफंड करो। अपोलॉजी लेटर भी दे सकते हैं, फोन कॉल भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे पर्सनैलिटी वाला पार्ट है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, जैसे पर्सनैलिटी डिटरमेंट, हेरिडिटरी, एनवायरमेंट, सिचुएशन, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, सेंसिंग इंट्यूशन। ठीक है, ओपननेस, इस इमोशनल स्टेबिलिटी पहले आया था। ठीक है, इसी में नेक्स्ट टीम। टीम क्या होती है, टीम होती है कुछ लोगों का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जो स्किल है कॉम्प्लीमेंट कर रही है एक दूसरे को, एंड दे होल्ड देमसेल्फ एंड म्यूचुअली अकाउंटेबल टू ईच अदर। अब एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, 5 से 12, जो एक ही, जैसे मान लो एक डिपार्टमेंट है,
तो एक डिपार्टमेंट होगा जो एक ही एरिया पे काम कर रहा होगा, ठीक है। एक होती है सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम, तो यहाँ पे 10 से 15 ग्रुप जो अपने दे आर हु टेक ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉर्मर सुपरवाइजर, सेल्फ मैनेज्ड, ये खुद से मैनेज होती हैं, ठीक है। क्रॉस फंक्शनल, जो मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम करती हैं, दो डिपार्टमेंट जब अलग अलग एरिया एक साथ काम करते हैं। वर्चुअल टीम्स होती हैं जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। टीम बिल्डिंग क्यों जरूरी है और उसके क्या स्टेप्स हैं, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। देखिए कैसे बिल्ड कर सकते हो, हर एम्प्लॉय को बहुत वैल्यूएबल आपको समझना है, किसी को कम नहीं समझ सकते, उसकी अनस्पोकन फीलिंग्स को भी आपको रिस्पेक्ट देनी होती है, ठीक है। कभी भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन रखें, एनकरेज करें उन्हें इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, दबाएं नहीं, ये सारी चीजें, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेलीगेट करें, कम्युनिकेशन उनको पहुंचाना पड़ता है, क्लियर आइडियाज कि भैया आपको क्या चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। ग्राउंड रूल फॉर द टीम होने चाहिए, एक कंसेंसस पे आए सब लोग मिलकर कि हाँ भाई हम क्या करना चाह रहे हैं, उस तक हम बढ़ पाए। लिसनिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग साथ में करें, ये सब रहेगा। इसके अलग अलग टीम कैसे डेवलप होती है, तो टकमैन ने 4 स्टेजेस बताए। पहला तो टीम फॉर्म करती है, ठीक है। जनरली मतलब दे आर कॉन्शियस, जब पहली बार वो आते हैं फर्स्ट गेट टुगेदर में, ठीक है, दे एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, ट्राई समथिंग डिफरेंट, तो ये फर्स्ट फॉर्मिंग होता है, पहली बार बने। स्टॉर्मिंग सेकंड स्टेज, यहाँ पे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, पेशेंट पीपल, हम इम्पेशेंट पीपल, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। डेडलाइन और ये सब चलते हैं, और मान लो डेडलाइन कंप्लीट नहीं हो पाए तो दिक्कतें आती हैं। फिर होता है नॉर्म्स, यहाँ पे वो रिकनसाइल और एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ नॉर्म सेट करते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बनाते हैं। फिर होता है परफॉर्मिंग, आप जो रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें रखते हैं, परफॉर्मिंग, ये लास्ट स्टेज है। पर्सनैलिटी थ्योरी ऑलरेडी हमने कर लिया है, ऑलरेडी सारे ही में वही है, कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, तो दिस इज ऑलरेडी डन, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड, हॉर्नी, एल्डर, ये सारे हो चुके हैं। कंसेप्ट ऑफ गुणा ये हम देख चुके हैं सारा, पर्सनैलिटी को असेस करने के अलग अलग टाइप्स, ओके। तो ये आपका बिहेवियर का सेकंड टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी डूइंग विल बी स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड लर्निंग मोटिवेशन, हमारा रहेगा वो करेंगे। So that is it for today. Thank you. Take care.